हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 241 मजबूत छोटा भाई। तो यह ऐसा ही है। ये ठीक है क्योंकि इस तरह हम एक परिवार के रूप में फिर से एकजुट हो सकते हैं। ये जानने के बाद कि सब कुछ उसके अपने छोटे भाई की व्यवस्था थी, चू गेऊ को काफी राहत महसूस हुई क्योंकि इससे उसके छोटे भाई की योग्यता साबित हुई। उन्हें तब और भी अधिक खुशी हुई जब उन्होंने देखा कि परिवार का हर सदस्य खुशी से मुस्कुरा रहा था, मानो वे सभी अपने परिजनों को खोने के दर्द से बाहर आए हों। इससे साबित हुआ कि उनका चू परिवार बहुत मजबूत था। साथ ही मौजूदा चू परिवार ने उस बदलाव का अनुभव करने के बाद उनके बीच पहले जैसी बाधाएं नहीं रहीं। वे परिवार की अनमोलता को समझते थे और उससे वे और भी करीब आ गए। यही वह चीज थी जिसे वह देखना चाहता था। भाई ग्यू, आपको जल्दी से ठीक होने की जरूरत है। हमें आपकी सुरक्षा पर भरोसा करना होगा, चू यू ने हंसते हुए कहा। हाँ ग्यू, वर्तमान चू परिवार का प्रबंधन तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। हमें तुम पर निर्भर रहना होगा। चू वेई भी खुशी से मुस्कुराया। दो लोगों की बातें सुनने के बाद चू ग्यू पहले तो असमंजस में पड़ गया और जल्दी ही उसका खुश चेहरा उदास हो गया और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर यह पहले होता तो मैं सभी के साथ मिलकर चू परिवार का पुनर्निर्माण कर सकता था, लेकिन वर्तमान में मैं पहले से ही अपंग हूँ। मैं किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी की रक्षा करने का उल्लेख न करें और इससे भी अधिक चू परिवार के प्रबंधन का उल्लेख न करें। भाई ग्यू, तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? तुम अपंग हो गए? क्या कोई चमत्कार नहीं हुआ और तुम गहन क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए? चू जू ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ग्यू, अब हमें मत चिढ़ाओ। हर कोई इसके बारे में सब जानता है, हे। उसी समय उसके पीछे की भीड़ हंस पड़ी, मानो उनके दृष्टिकोण से चू ग्यू ने जो कुछ कहा वह वास्तव में केवल एक मजाक था। कोई चमत्कार हुआ? गहन क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए? चू जू, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हर कोई क्या बकवास कर रहा है? उस पल चू ग्यू का चेहरा एकदम बदल गया और उसने भीड़ की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया। उसे एक अपंग के रूप में देखकर ऐसा लग रहा था कि जब लोग उसका इस तरह से वर्णन कर रहे थे तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। भाई ग्यू, आप। जैसे ही उसने देखा कि चू ग्यू वास्तव में गुस्से में था, चू जू डरकर पीछे हट गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। इसके अलावा घटनास्थल पर मौजूद चू परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी पिछली मुस्कुराहटें दूर कर दी और उनके सिर पर कोहरा छा गया। उनके चेहरों पर डर भी उभर आया। चू युए ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया दी और उसने चू ग्यू को हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाई ग्यू, हम जानते हैं कि जिस समय आप चमत्कार से मिले थे उसी समय आपको एक रिबाउंड भी मिला था। हालांकि चू फैंग ने कहा कि जब तक आप थोड़ी देर के लिए शांति से आराम करेंगे तब तक सब ठीक हो जाएगा। अभी आप पहले से ही गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर के विशेषज्ञ हैं। 2 दिन पहले जब आपको एक बुरा सपना आया था तो आपके शरीर से गहन शक्ति बाहर निकल गई थी। सभी ने इसे महसूस किया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप एक पल के लिए अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं। हाँ ग्यू, हमने वास्तव में इसे महसूस किया। उस दिन मैं तुम्हारे दबाव से लगभग मर ही गया था। उसी समय चू हुनफे और अन्य लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जैसे ही उसने भीड़ के गंभीर भावों को देखा, हालांकि चू गयू का सिर अभी भी धुंधला था, फिर भी उसने जाकर अपने शरीर को महसूस किया। हालांकि उसे कुछ भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी हैरान अभिव्यक्ति तुरंत बहुत बदल गई और इसकी जगह अवर्णनीय सदमे ने ले ली। उसके डेंटियन में आसमान और जमीन में उतार चढ़ाव जैसा बदलाव हुआ और यह उससे बिल्कुल अलग था जो उसने पहले समझा था। उसी क्षण उसके डेंटियन से अनंत शक्तिशाली आभा की परतें बह निकली और उसके पूरे शरीर में फैल गईं। वह आभा आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं ऊपर थी और यहाँ तक कि मूल शक्ति भी धूल में मिल गई थी। ये गहन शक्ति थी। वह गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ बन गया। चू ग्यू को लगा जैसे वह किसी सपने में था और उसे लगा कि यह सब बहुत अकल्पनीय है। उसका शरीर भी कांप रहा था। जाहिर है उसकी साधना पहले ही नष्ट हो चुकी थी, तो वह इतने रहस्यमय तरीके से गहन क्षेत्र में कैसे पहुंच गया? फुसफुसाहट अपने वर्तमान शरीर की पुष्टि करने के लिए चू ग्यू अचानक बिस्तर से कूद गया और अपने पैरों से पैरों को टैप किया।
धनुष से निकले तीर की तरह वह हवा की तरह उड़ गया। बिजली की तेज गति ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया और उसके बाद उनके चेहरों पर पागल खुशी दिखाई दी क्योंकि वे बाहर निकल गए। उस समय चू गयू आंगन में खड़ा था। जैसे ही उसने अपने हाथ और पैर ऊपर उठाए, गहन शक्ति हिल गई। अचानक उसने अपनी मुट्ठी आकाश की ओर फेंकी। मजबूत गहन शक्ति एक विशाल मुट्ठी में संघनित हो गई और ऊपर की ओर बढ़ गई। मैं सचमुच गहन क्षेत्र में हूँ। यह कोई सपना तो नहीं है न? अपनी स्वयं की शक्ति की पुष्टि करने के बाद हालांकि चू गयू बेहद खुश था, उसे संदेह भी था क्योंकि उसने पाया कि न केवल उसकी साधना में महान परिवर्तन हुआ बल्कि उसके टूटे हुए पैर भी ठीक हो गए और ऐसा लगा जैसे वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली और फुर्तीला हो गया था। भाई गयू, ये सब सच है। तुम वास्तव में गहन क्षेत्र में एक व्यक्ति बन गए हो। जैसे ही उसने ये देखा, चू यू ने हंसते हुए कहा। उसी समय चू परिवार की पूरी युवा पीढ़ी खुशी से झूम उठी। इससे पहले चू परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल चू युवानबा था जो मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था। फिर भी उस समय गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर में कोई दिखाई दिया और वह भी इतना युवा था। वे खुश कैसे नहीं हो सकते थे? इसके अलावा चू गयू की साधना ने न केवल उन्हें खुश किया। चू गयू के अलावा चू परिवार में चू फैंग भी था जिसके पास भयानक साधना थी और वह वर्तमान में खुद को विकसित कर रहा था। इसके अलावा उन्हें अब साधना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उस समय चू परिवार वास्तव में अतीत से तुलनीय नहीं हो सकता था। चाहे उनकी प्रतिभा कितनी भी औसत दर्जे की क्यों न हो, वे कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। उसके बाद चू यू ने चू गयू को अकेले एक कमरे में जाने को कहा। उसने उससे कहा कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन चू फैंग ने जो कहा वह ये था कि चू गयू के साथ एक चमत्कार हुआ था और रिबाउंड के कारण वह कोमा में था और नहीं उठा। हालांकि उसे बस आराम करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी और फिर वह ठीक हो जाएगा। उस समय चू गयू गहन क्षेत्र के पहले स्तर का विशेषज्ञ होगा और उस समय चू गयू चू परिवार का स्वामी भी होगा। उस पल चू गयू को आखिरकार कुछ समझ में आया। हालांकि यह काफी अविश्वसनीय था, फिर भी उसने अनुमान लगाया कि उसके दोनों पैर ठीक हो गए और उसे गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना मिली। इसका कारण ये था कि यह सब उसके छोटे भाई चू फैंग द्वारा प्रदान किया गया था। चू यू, असल में मैं काफी उत्सुक हूँ। चू फैंग ने मेरे चू परिवार की युवा पीढ़ी को अपने स्कूल छोड़ने और यहाँ इकट्ठा होने के लिए तैयार करने के लिए क्या तरीके अपनाए? चू गयू ने उत्सुकता से पूछा। वह चू परिवार की युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी तरह समझता था। वह जानता था कि वे इतने आज्ञाकारी लोग नहीं थे और खासकर अपने परिवार के विनाश और उन्हें खोने के दर्द के बाद वे इतने मिलनसार नहीं बनेंगे। वे चू फैंग के प्रति गहरी दुश्मनी रखेंगे और यह शायद हमेशा के लिए बनी रहेगी। फिर भी अब वे इतने एकजुट हो पाए थे और हर एक व्यक्ति इतना खुश था मानो भविष्य आशा से भरा हो। उनके पास चू फैंग के प्रति घृणा का एक शब्द भी नहीं था, बल्कि उनके शब्दों में छिपा हुआ सम्मान भी था। इसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसका मतलब था कि चू फैंग ने कुछ किया होगा। उस बारे में ये कहा जा सकता है कि चू फैंग ने सभी को समझाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। बेशक उसने सभी को बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन देने का वादा करके अपनी ताकत दिखाई। ओह, ये सही है। इन खेती के संसाधनों को आपको संभालना होगा। हर महीने एक ही समय में सभी को कुछ वितरित करें क्योंकि अभी आप मेरे चू परिवार के मालिक हैं। चू यू ने मुस्कुराते हुए चू गयू को एक कॉस्मोस सेक सौंप दिया। जब उसे कॉस्मोस सेक मिला तो वह अपने दिल में बुदबुदा रहा था। खेती के संसाधन चू परिवार को उस स्थिति में कैसे ला पाएंगे? हे भगवान, ये जब उसने कॉस्मोस सेक में संसाधनों की जांच की तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पाया कि कॉस्मोस सेक में असंख्य आध्यात्मिक औषधियां थीं। मूल औषधियों की गिनती दसियों हजारों में की गई थी और यहाँ तक कि कई हजार मूल, मन के और साथ ही कई अमूल्य गहन औषधियां भी थीं। वे संसाधन वास्तव में बहुत भयानक थे। पहले तो उसने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आज जो कुछ भी हुआ उसने चू गयू की आत्मा को बार बार झकझोर दिया। वह काफी देर बाद शांत हुआ और उसने आह भरते हुए कहा, मेरा छोटा भाई किस मुकाम पर पहुंच गया है। अध्याय 242 नियोजित युद्ध का दिन। आज का दिन एजोर प्रांत के दूसरे दर्जे के स्कूल एजोर ड्रैगन स्कूल के लिए एक शानदार दिन था। लगभग सभी बाहरी दरबार के शिष्य, आंतरिक दरबार के शिष्य और यहाँ तक कि मुख्य शिष्यों ने भी अपनी बाहरी साधना बंद कर दी और एजोर ड्रैगन स्कूल में वापस लौट आए। क्योंकि एक वर्ष पहले इसी दिन एक अनाम युवा पुरुष जिसने अभी अभी कोर जोन में प्रवेश किया था,
ने एजियो ड्रैगन स्कूल के नंबर 1 शिष्य गोंग लुयुन को चुनौती दी थी और एक जीवन मरण की लड़ाई की भी व्यवस्था की थी जो आज होने वाली थी। सामान्यतः ऐसे अनाम युवक को गोंग लुयुन द्वारा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, नहीं एजियो ड्रैगन स्कूल के बुजुर्गों और शिष्यों द्वारा उसे महत्व दिया जाता। हालांकि उस युवक को महत्वपूर्ण माना जाना निश्चित था, क्योंकि वह एजियो ड्रैगन स्कूल के एकमात्र विश्व अध्यात्मवादी झूगे लियुन का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया था। इसके अलावा आधे साल से अधिक समय पहले वह युवक मूल क्षेत्र के पहले स्तर की साधना का उपयोग करके मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के एक विशेषज्ञ को आसानी से मारने में सक्षम था और उसका नाम था चू फैंग। अगर यह कहा जाता है कि उस साल चू फैंग अज्ञात था और अनगिनत लोगों की नज़रों में हंसी का पात्र था, तो वर्तमान चू फैंग पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था जिसे एजियो ड्रैगन स्कूल के कई मील के दायरे में कोई नहीं जानता था। लगभग कोई भी अब उसके प्रति असम्मानजनक होने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय आधा साल बीत चुका था और कोई नहीं जानता था कि चू फैंग किस मुकाम पर पहुंच चुका है। हालांकि एक बात जो पक्की थी वह ये थी कि जिस युवक को पहले नीच समझा जाता था उसे अब बहुत से लोग महत्व देते थे। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि आज की लड़ाई का नतीजा अप्रत्याशित था। आखिरकार गोंग लुयुन ने कहा कि जब तक चू फैंग उसके 3 वार को रोकने में सक्षम है, चू फैंग ही जीतेगा। हालांकि गोंग लुयुन वास्तव में एजियो ड्रैगन स्कूल में नंबर 1 शिष्य के रूप में बहुत मजबूत था और वह विभिन्न दूसरे दर्जे के स्कूलों में कई नंबर 1 शिष्यों के बीच काफी प्रसिद्ध था। चू फैंग के तरीके भी बहुत खास थे और उसकी युद्ध शक्तियां लोगों की कल्पना से पूरी तरह से परे थीं। इसलिए कई लोगों को लगा कि अगर उसे गोंग लुयुन के केवल 3 वार को रोकने की जरूरत है तो शायद चू फैंग वास्तव में ऐसा कर सकता है अगर वह अपना पूरा जोर दे। कुल मिलाकर उस लड़ाई ने एजियो ड्रैगन स्कूल में हर किसी की रुचि को बढ़ा दिया और अधिक लोगों को उस लड़ाई को देखने देने के लिए एजियो ड्रैगन स्कूल के उच्च अधिकारियों ने विशेष रूप से एजियो ड्रैगन स्कूल की पर्वत चोटियों में से एक पर एक विशाल अखाड़ा बनाया। अखाड़े का निर्माण आधे साल पहले शुरू हुआ था। यह 1 लाख लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था और इसे बड़ों के लिए देखने की सीटों, मुख्य शिष्यों के लिए देखने की सीटों, आंतरिक न्यायालय के शिष्यों के लिए देखने की सीटों और यहाँ तक कि बाहरी न्यायालय के शिष्यों के लिए देखने की सीटों में विभाजित किया गया था। संक्षेप में एजियो ड्रैगन स्कूल में हर कोई आराम से व्यवस्थित युद्ध देख सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महत्वहीन लगने वाली व्यवस्थित लड़ाई इतनी सनसनी पैदा कर देगी। मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्यों के उत्साहित चेहरों को देखकर शायद यह व्यवस्थित लड़ाई एक अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। हालांकि यह अच्छा नहीं होगा अगर गोंग लुयुन या चू फैंग में से कोई मर जाए। मुझे विश्वास है कि महत्वपूर्ण क्षणों में लॉर्ड स्कूल हेड प्रकट होंगे। आखिरकार उन्होंने खुद को इतने सालों तक छुपाया है और अब समय आ गया है कि वे खुद को दिखाएं। साथ ही आज के दृश्य के साथ अगर चीजें वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो केवल वे ही इसे स्थिर करने में सक्षम होंगे। एजियो ड्रैगन स्कूल के 6 संरक्षक बुजुर्गों के लिए देखने वाली सीटों पर बैठे थे। जब उन्होंने शिष्यों को देखा जो अखाड़े में ऊंचे उत्साह में पहाड़ और समुद्र बना रहे थे तो वे भावुक तो हुए लेकिन चिंतित भी हुए। एजियो ड्रैगन स्कूल का मुखिया एक रहस्यमयी व्यक्ति था। उनके और जुगे लियुन के अलावा लगभग कोई भी नहीं जानता था कि एजियो ड्रैगन स्कूल का मुखिया कौन था। एजियो ड्रैगन स्कूल पर अधिकार हमेशा उनके हाथों में था, इसलिए आज उन पर दबाव कई गुना बढ़ गया। महामहिम, यह अच्छा नहीं है। ठीक उसी समय किसी ने अचानक से बुजुर्गों के लिए बनी सीटों का दरवाजा खोला। एक मुख्य शिष्य तेजी से भागता हुआ अंदर आया और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। घबराओ मत, क्या हुआ? धीरे बोलो। 6 रक्षक वर्तमान लोग थे जो एजियो ड्रैगन स्कूल का नेतृत्व करते थे, इसलिए वे इस तरह की स्थिति में काफी शांत और अनुभवी थे। इसलिए एक साधारण वाक्य के साथ शिष्य की चिंतित भावनाओं को शांत कर दिया गया। महामहिम, स्कूल प्रमुख और कई अन्य स्कूलों के प्रबंधक बुजुर्ग इस समय एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर आ रहे हैं। उस मुख्य शिष्य ने घबराते हुए कहा। कितने लोग? ये शब्द सुनकर 6 रक्षकों की भी भौहें तन गई और उन्हें लगा कि मामला कुछ अजीब है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आसपास के दूसरे दर्जे के स्कूल आ रहे हैं और शुरुआती अनुमान के अनुसार कम से कम 20 से ज्यादा स्कूलों के लोग आ रहे हैं। उस शिष्य ने जवाब दिया। क्या ऐसा कुछ है? जल्दी से जाओ। उस पल 6 रक्षक भी अब शांत नहीं रह सके। अपनी बड़ी आस्तीन की लहर के साथ वे जल्दी से एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े ताकि जांच कर सके कि क्या हो रहा था। जब 6 संरक्षक एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां वास्तव में लोगों का एक विशाल समूह था जो भव्य रूप से एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर बढ़ रहा था।
लोगों के उस समूह को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। वे 20 से ज्यादा आसपास के स्कूलों के प्रमुखों, साथ ही प्रबंधक बुजुर्गों और सबसे मजबूत शिष्यों द्वारा बनाए गए थे। उनके भीतर पहले से ही दर्जनों गहन क्षेत्र विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने उस संरचना को देखा तो 6 रक्षक भी डर गए। आखिरकार उन 6 लोगों की औसत ताकत केवल गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर की थी। अगर लोगों के उस समूह के पास वास्तव में एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रति बुरी नीयत थी तो जाहिर है वे पराजित होंगे। लेकिन सौभाग्य से स्कूल प्रमुखों ने 6 संरक्षकों को देखने के बाद उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी। इससे 6 संरक्षकों को शांत होने में मदद नहीं मिली, क्योंकि जब उन्होंने उनके रवैये को देखा तो जाहिर था कि वे एजियो ड्रैगन स्कूल पर हमला करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह एक अच्छा अवसर था। बाद में 6 रक्षकों को पता चला कि वे गोंग लुयुन और चू फैन के बीच आयोजित युद्ध के लिए आए थे। जहां तक उन्हें ये खबर मिली तो इसका कारण ये था कि कई दिनों पहले उन सभी को एक निमंत्रण मिला था और वह निमंत्रण एजियो ड्रैगन स्कूल के अतिथि एल्डर जुगे लियुन द्वारा भेजा गया था। हालांकि ऐसा कहा गया था, लेकिन 6 रक्षक पूरी तरह से तैयार नहीं थे। हालांकि वे स्वाभाविक रूप से भव्य पात्रों को बाहर बंद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अखाड़े में बड़ों के लिए देखने की सीटों को मेहमानों के स्वागत के लिए देखने की सीटों में बदल दिया। झूगे लियुन क्या कर रहा है? हमें सूचित किए बिना ही उसने एजियो ड्रैगन स्कूल के नाम से ऐसा निमंत्रण भेज दिया। लोगों के समूह की व्यवस्था करने के बाद 6 रक्षकों के भीतर की बूढ़ी महिला थोड़ी नाराज थी। शायद उसे डर था कि गोंग लुयुन उस समय तय की गई लड़ाई के नियमों से पीछे हट जाएगा, इसलिए वह इन स्कूलों के लोगों को इस लड़ाई को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। आखिरकार चाहे झूगे लियुन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह पूरे काले कछुए शहर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। आखिरकार काले कछुए शहर के पीछे भी एक लिन रैन है। वह किलिन राजकुमार की हवेली में लिन कबीले का मुख्य प्रबंधक है। एक और बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। अगर स्वार्थी बूढ़ा झूगे लियुन चू फैन के लिए ये सब कर सकता है तो ये देखा जा सकता है कि वह चू फैन के साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। हालांकि अगर लिन रान जैसा किरदार गोंग लुयुन की हर हाल में रक्षा करता है तो ये सबसे अधिक बेकार होगा, भले ही जुगे लियुन ने प्रथम श्रेणी के स्कूलों से कुछ महान चरित्र को आमंत्रित किया हो। एजियो प्रांत में लिन रान को अपमानित करने की हिम्मत कौन करेगा? ये सच है। हालांकि इसे जुगे लियुन द्वारा अपने एकमात्र शिष्य चू फैंग को थोड़ी मदद देना माना जाएगा, है न? जुगे लियुन के इरादों का अनुमान लगाने के बाद 6 रक्षकों ने जुगे लियुन के श्रमसाध्य प्रयासों के लिए आह भरी। अध्याय 243 रहस्यमय शक्तियां। उसके बाद कई दूसरे दर्जे के स्कूल प्रमुख, प्रबंधक बुजुर्ग और सबसे मजबूत शिष्य लगातार आते रहे। अधिक अनुमानों से लगभग 100 दूसरे दर्जे के स्कूल थे जो आयोजित युद्ध को देखने गए थे। इतने सारे दूसरे दर्जे के स्कूलों का एक साथ इकट्ठा होना पहले से ही एक मुश्किल अवसर था। इसलिए जब वे सभी सम्मानित बड़े व्यक्ति वहां आए तो स्वाभाविक रूप से एजियो ड्रैगन स्कूल में हलचल मच गई और एजियो ड्रैगन स्कूल के सभी शिष्य उत्साहित हो गए। आज की व्यवस्थित लड़ाई मनोरंजक होने वाली थी या नहीं, इस बात को अलग रखते हुए, क्योंकि इतने सारे मजबूत स्कूल प्रमुख स्तर के पात्र केवल एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्यों के बीच कुछ लड़ाई देखने के लिए वहां थे, जो पहले से ही एजियो ड्रैगन स्कूल की प्रभावशाली शक्ति को दर्शाता है। स्वाभाविक रूप से इसने उन्हें एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य के रूप में अतुलनीय रूप से गर्व महसूस कराया। क्या ये वर्मिलियन बर्ड सिटी का नगर स्वामी सू हेन नहीं है? वह भी आया था। यदि यह कहा गया कि विभिन्न स्कूलों का आगमन पहले से ही काफी अप्रत्याशित था, तो वर्मिलियन बर्ड सिटी के शक्तिशाली लोगों के एक समूह के साथ सू हेन का आगमन और भी अप्रत्याशित था। वर्मिलियन बर्ड सिटी प्रथम श्रेणी के शहरों में काफी प्रसिद्ध थी और सू हेन पहले से ही गहन क्षेत्र के छठे स्तर में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। शहर के भीतर गहन क्षेत्र में भी कुछ लोग थे। वह ताकत वास्तव में कई स्कूलों से काफी बेहतर थी जो दृश्य पर थे। हालांकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज ब्लैक टॉर्टोइस सिटी की सेना थी। उनका आना पूरी तरह से अपेक्षित था, हालांकि उनका गठन पूरी तरह से अप्रत्याशित था। काले कछुए शहर के नगर स्वामी गोंग लुयुन के पिता गोंग तियानपिंग गहन क्षेत्र के 7वें स्तर में एक साधक थे। काले कछुए शहर के कई प्रबंधक बुजुर्गों में से 30 ऐसे थे जो गहन क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। यहाँ तक कि कुछ प्रथम श्रेणी के स्कूल भी उससे कमतर थे। इसलिए यही कारण था कि वर्तमान काले कछुए शहर को सार्वजनिक रूप से एजियो प्रांत के सभी प्रथम श्रेणी के शहरों में नंबर 1 शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। इस बार
ब्लैक टॉर्टोइस सिटी ने अपने शहर के सभी शक्तिशाली लोगों को बाहर भेज दिया। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के लोगों के अलावा उनके पीछे कुछ प्रथम श्रेणी के स्कूल प्रमुख और कुछ प्रबंधक बुजुर्ग भी थे। जब वे एजियो ड्रैगन स्कूल पहुंचे तो उन्होंने गोंग तियानपिंग से बातचीत की। इस सुनियोजित युद्ध के मुख्य पात्रों में से एक, गोंग लुयुन, के आसपास कुछ प्रथम श्रेणी के स्कूली शिष्य भी थे। कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और कुछ लोग हंस रहे थे जब वे लोगों की नज़रों के सामने आ रहे थे। गोंग परिवार वास्तव में कुछ प्रथम श्रेणी के स्कूल प्रमुखों के करीब पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि चू फैंग को इस बार ज्यादा किस्मत नहीं मिलेगी। ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के लोगों के प्रकट होने के बाद विभिन्न द्वितीय श्रेणी के स्कूल प्रमुख चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होने लगे। यहाँ तक कि वे भी काले कछुआ शहर के गठन को देखकर दंग रह गए, क्योंकि चाहे वह काला कछुआ शहर ही क्यों न हो या प्रथम श्रेणी का स्कूल, उनमें से किसी को भी एजियो ड्रैगन स्कूल द्वारा रोका नहीं जा सका और न ही उन सभी शक्तिशाली शक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने से रोका जा सका। दूरी बहुत बड़ी है। सीनियर गोंग के पीछे की शक्तियों का जिक्र तो करना ही क्या, सीनियर गोंग खुद एक दुर्लभ प्रतिभा है। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि प्रथम श्रेणी के स्कूल, विंडलिसन स्कूल के नंबर 1 शिष्य को भी उनसे हार का सामना करना पड़ा था। अभी सीनियर गोंग पहले से ही गहन क्षेत्र के चौथे स्तर के विशेषज्ञ हैं और वे एजियोर प्रांत की युवा पीढ़ी के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वाकई ये बहुत असाधारण है। 1 साल पहले सीनियर गोंग ने गहन क्षेत्र में प्रवेश किया था। 1 साल के समय में उसने वास्तव में 3 स्तरों के लिए सफलता प्राप्त की और गहन क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश किया। सुधार की ये दर बहुत भयानक है। जैसा कि सीनियर गोंग से उम्मीद थी, उनकी प्रतिभा वाकई बेमिसाल है। वह बेचारा चू फैंग सीनियर गोंग के खिलाफ लड़ना चाहता है। उसे अपनी सीमाएं नहीं पता। ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप इसे चाहे जैसे भी कहें, चू फैंग में अभी भी बहुत अच्छी प्रतिभा है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके पास युद्ध शक्ति है जो उसे उन लोगों को हराने की अनुमति देती है जो उससे 4 स्तर ऊपर हैं। यह मत भूलिए कि उसने मूल क्षेत्र के पहले स्तर की अपनी साधना के साथ वू जियू को आसानी से हरा दिया था जो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि चू फैंग की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के एल्डर जुगे उसके गुरु हैं, है न? तो क्या हुआ अगर चू फैंग के पास एल्डर झूगे जैसे गुरु हैं? उसे लगता है कि उसे ऐसे ही कोई मिल गया जिस पर वह भरोसा कर सके। वह जो चाहे कर सकता है। जान लो कि सीनियर गोंग के पालक दादा किलिन राजकुमार की हवेली के लिन कबीले के मुख्य प्रबंधक लिन रैन हैं। ये सही है। हालांकि जुगे लियुन वास्तव में मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन जब उसकी तुलना लॉर्ड लिन रैन से की जाती है तो वह एक भी पाद नहीं है। आज की लड़ाई में कोई संदेह नहीं है। सीनियर गोंग निश्चित रूप से एक थप्पड़ से चू फैंग को मार सकते हैं। गोंग लुयुन के प्रकट होने के बाद अखाड़ा तुरंत अस्तव्यस्त हो गया। हर कोई गोंग लुयुन की साधना और पृष्ठभूमि के प्रति प्रशंसा में आहें भर रहा था और उसी क्षण कुछ बुजुर्गों और शिष्यों ने भी चू फैंग से उम्मीदें रखी थीं, लेकिन उनका भी उस पर से भरोसा उठ गया। आओ टिल्ड 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 टिल्ड। ठीक उसी समय अचानक आसमान से चीख गूंजी। उसके बाद आसमान से लगातार कई कान फाड़ देने वाली चीखें आईं और वह उस जगह पूरी तरह से गूंज उठी। इस तरह के बदलाव ने लोगों को अचंभित कर दिया और वहां मौजूद हर कोई अपना सिर ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। वे देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है और भले ही उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखने के बाद वे तुरंत ही आकाश में दृश्य देखकर अचंभित और स्तब्ध रह गए। धूप और साफ आसमान में कई 100 आकृतियां दिखाई दी। वे सफेद सिर वाले चील थे। सफेद सिर वाले चील जो बेहद कीमती थे। व्हाइट हेडेड ईगल्स की बहुमूल्यता का मतलब था कि प्रथम श्रेणी के स्कूलों में भी केवल 1 दर्जन या उससे भी कम थे और कई दूसरे दर्जे के स्कूलों में तो एक भी नहीं था। फिर भी उस समय कई 100 दिखाई दिए और वे सभी अनमोल, उच्च गुणवत्ता वाले व्हाइट हेडेड ईगल्स थे। स्वाभाविक रूप से इससे लोग अंतहीन रूप से हैरान हो गए। हे स्वर्ग, वे कौन हैं जो इतना भव्य रूप दिखा रहे हैं? कई लोग अनायास ही आश्चर्य से चिल्ला उठे, क्या ये किलिन राजकुमार की हवेली के लोग होंगे? आखिरकार लिन रैंग गोंग लुयुन के पालक दादा हैं और उनके दादा के रूप में स्वाभाविक रूप से वह किसी के साथ गोंग लुयुन की जिंदगी और मौत की लड़ाई को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। भले ही किलिन राजकुमार का भवन समृद्ध हो, आखिरकार लिन रैंग केवल लिन कबीले का मुख्य प्रबंधक है और वह भी इतने सारे सफेद सिर वाले ईगल्स को इकट्ठा नहीं कर सकता है। एजियो ड्रैगन स्कूल में किस तरह के लोग आ रहे हैं? इस भव्य दृश्य से
ये निश्चित रूप से एक सुपर विशाल शक्ति से सुपर विशाल चरित्र होगा। क्या ये संभव है कि लिंग्यून स्कूल भी स्थानांतरित हो गया हो? हवा में दृश्य को देखते हुए हर कोई अनुमान लगाता रहा, फिर भी उन्हें जवाब मिल गया। वे केवल हवा में घूरते हुए उत्तर के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब 10 लाख लोगों की निगाहों के सामने हवा में चक्कर लगा रहा एक सफेद सिर वाला चील अचानक आसमान से नीचे उतरा। उसके बाद बाकी सभी सफेद सिर वाले चील भी नीचे उतरे और आखिर में मैदान के बीच में उतरे। उन लोगों के उतरने के बाद जो पहले से ही बहुत ज्यादा हैरान थे, उनके मुंह भी हैरानी से खुल गए। कई लोग तो सांस लेना भी भूल गए। कुछ लोग तो डर के मारे फर्श पर लेट गए और उनके शरीर में ऐंठन होने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सौ सफेद सिर वाले ईगल्स पर सवार लोगों के पास प्रतीकों वाले लंबे लबादे थे। उनके दिखावे से यह स्पष्ट था कि वे विश्व प्रेतवादी थे। वहां कई सौ विश्व प्रेतवादी थे और उनमें से 20 के शरीर पर भूरे रंग के लंबे लबादे भी थे। वे ग्रे क्लोक वाले विश्व प्रेतवादी थे। विश्व प्रेतात्मावादी कितने दुर्लभ थे, फिर भी उनमें से कई सौ वहां दिखाई दिए। ग्रे क्लोक विश्व प्रेतात्मावादी कितने उत्कृष्ट थे। उस समय केवल 3 ही एजोर प्रांत में दिखाई दिए, लेकिन उसी क्षण उसी स्थान पर उनमें से 20 प्रकट हुए। जब ऐसे लोग उस स्थान पर आए तो निस्संदेह वहां मौजूद हर कोई हिल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दूसरे दर्जे के स्कूल, एजोर ड्रैगन स्कूल में आए थे या फिर वे किलिन प्रिंस के भवन या लिंग्यून स्कूल में आए थे, फिर भी वही हंगामा होता। अध्याय 244। ये वास्तव में चू फैंग है। वे कौन हैं? वे सभी विश्व प्रेतवादी हैं। यहाँ तक कि ग्रे रंग के लबादे पहने हुए लोग भी हैं। तो क्या वे प्रसिद्ध ग्रे लबादा वाले विश्व प्रेतवादी हैं? 20 क्यों हैं? 20 ग्रे लबादा वाले विश्व प्रेतवादी हैं। एक शिष्य जो थोड़ा जानकार था आश्चर्य से चिल्लाया और उसके बाद और भी चिल्लाने लगे। जो भी वहां मौजूद था वह विश्व आत्मवादियों को देखकर दंग रह गया, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात थी। एजियो ड्रैगन स्कूल के 6 रक्षकों के माथे पर काली रेखाएं थीं और उनके दिल बेचैनी से भरे हुए थे। वे बेहद डरे हुए थे कि विश्व प्रेतवादियों का समूह दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ वहां आया था। यदि यह कहा गया कि एक द्वितीय श्रेणी के स्कूल का उपयोग एक श्वेत वस्त्रधारी विश्व अध्यात्मवादी द्वारा किया जा सकता है, तो एक दूसर वस्त्रधारी विश्व अध्यात्मवादी द्वारा कई प्रथम श्रेणी के स्कूलों का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में कई सौ व्हाइट क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट और 20 ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट क्या दर्शाते थे? हालांकि वे केवल कुछ सौ लोग थे, अगर वे चाहते तो पूरे एजोर प्रांत के स्कूलों का उपयोग कर सकते थे और वे कई करोड़ या कई सौ मिलियन की सेना को ले जाने में सक्षम हो सकते थे। वह रैली शक्ति अकल्पनीय थी। छोटा सा एजोर ड्रैगन स्कूल इतने महान पात्रों के समूह को कैसे अपमानित कर सकता है? सिर्फ एजोर ड्रैगन स्कूल के लोग ही असहज नहीं थे, लगभग सभी लोग बहुत असहज थे। यहाँ तक कि ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के नगर स्वामी गोंग तियानपिंग और दूसरे प्रथम श्रेणी के स्कूल प्रमुख भी इससे अछूते नहीं थे। वे सभी अनुमान लगा रहे थे कि इतने बड़े पात्रों का समूह कहाँ से आया। हर कोई यह भी अनुमान लगा रहा था कि इतने बड़े पात्रों का समूह क्यों आया। देखो, उनकी छाती पर प्रतीक, वे विश्व आत्मा संघ के लोग हैं। अचानक एक प्रथम श्रेणी के स्कूल प्रमुख ने आश्चर्य से चिल्लाया। विश्व आत्मा संघ, वह संगठन जो 9 प्रांतों में सबसे उत्कृष्ट विश्व आत्मावादियों को इकट्ठा करता है और आत्मा प्रांत में मुख्य शक्ति है। क्या वे वास्तव में विश्व आत्मा संघ के लोग हैं? ये शब्द सुनकर अतिथि दृश्यावलोकन सीटों पर बैठे लोग ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके पहले असहज चेहरों पर फिर से सदमा उभर आया। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड क्या था? शायद आम लोगों को नहीं पता था, लेकिन विभिन्न शक्तियों के स्कूल प्रमुखों को स्वाभाविक रूप से पता था। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड न केवल स्पिरिट प्रांत में अधिपति शक्ति थी, बल्कि वे पूरे 9 प्रांतों में कई सबसे मजबूत शक्तियों में से एक थी। चूंकि 9 प्रांतों के सबसे शक्तिशाली विश्व अध्यात्मवादी विश्व आत्मा संघ में एकत्रित हुए थे, इसलिए कई स्थानों से शक्तिशाली शक्तियों ने विश्व आत्मा संघ से दोस्ती करने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि 9 प्रांतों के अधिपति जियांग राजवंश ने भी गुप्त रूप से विश्व आत्मा संघ के साथ संबंध बनाए थे। अगर यह कहा जाए कि लिंग्यून स्कूल एजोर प्रांत में नंबर 1 स्कूल था, तो वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की तुलना में वे बिल्कुल भी सही नहीं थे। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड वास्तव में एक बहुत बड़ा राक्षस था और यह महाद्वीप की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने शक्तिशाली चरित्रों का समूह एजोर प्रांत में क्यों आया? वे एजोर ड्रैगन स्कूल में क्यों आए? क्या वे एजोर प्रांत को नीची नज़र से नहीं देखते थे और एजोर प्रांत के प्रति घृणा महसूस नहीं करते थे? जब अनगिनत लोग आश्चर्य से चिल्ला रहे थे और लगभग 10 लाख लोगों की निगाहें उन पर टिकी थीं,
तो वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की भीड़ विशाल मंच पर वैसे ही खड़ी थी। हर एक व्यक्ति अपने वर्ल्ड स्पिरिट क्लोक से पूरी तरह ढका हुआ था और कोई भी उनकी शक्ल को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। अचानक एक सफेद लबादा पहने विश्व प्रेतात्मावादी कुछ कदम आगे बढ़ा और सभी विश्व प्रेतात्मावादियों के सामने चला गया। भीड़ के सामने उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे को ढांकने वाला हुड उतार दिया। उस समय सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और उनकी धड़कनें भी उसकी हरकतों के अनुसार ऊपर नीचे हो रही थीं। वे वास्तव में जानना चाहते थे कि उस हुड के नीचे किस तरह का चेहरा होगा और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के चरित्र की शक्ल कैसी होगी। ये वही है। हुड उतारे जाने के बाद एजो ड्रैगन स्कूल के सभी लोग आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा देखा था। लेकिन शिष्यों और बुजुर्गों के सदमे और भ्रम की तुलना में गोंग लुयुन की अभिव्यक्ति काफी अधिक अद्भुत थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी, उसकी निगाहें कसकर बंद थीं, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और उसका शरीर कांप रहा था। उसके पूरे शरीर पर एक ही शब्द प्रकट हुआ, अस्वीकार्य। ये युवक कौन है? असंख्य लोगों की अविश्वास भरी आश्चर्य भरी चीखों और असंख्य लोगों की अतुल्य रूप से हैरान निगाहों के बीच कुछ अस्पष्ट लोगों ने उत्सुकता से पूछा, वह वही युवक है जिसने 1 साल पहले गोंग लुयुन को चुनौती दी थी। एजो ड्रैगन स्कूल का एक मुख्य शिष्य, आज की व्यवस्थित लड़ाई के मुख्य पात्रों में से एक, चू फैंग। क्या वह चू फैंग है? वह इतनी उम्र में विश्व अध्यात्मवादी बन गया। क्या वह इतनी उम्र में विश्व अध्यात्म संघ में शामिल हो गया है? ये सच है या झूठ? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। क्या यह नहीं कहा गया था कि चू फैंग कचरा था? उसका ऐसा दर्जा कैसे हो सकता है? उसकी ऐसी पृष्ठभूमि कैसे हो सकती है? ये गलत नहीं होगा। वह बिना किसी संदेह के मेरे एजो ड्रैगन स्कूल चू फैंग का शिष्य है। जब चू फैंग का नाम फैला तो वे लोग जिन्होंने चू फैंग को पहले कभी नहीं देखा था सदमे में डूब गए। जब एक और सफेद लबादा पहने विश्व प्रेतात्मावादी बाहर आया, अपना हुड उतारा और निम्नलिखित वाक्य बोले, तो दृश्य में मौजूद सभी लोग एक बार फिर चौंक गए। 6 रक्षक, आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप मेरे एजो ड्रैगन स्कूल के सम्मानित मेहमानों, वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के दोस्तों का जल्दी से स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? यह जुगे लियुन था। वर्तमान में उसके पास वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का प्रतीक भी था और उसने बहुत ऊंचे स्वर में 6 रक्षकों की ओर इशारा किया और दहाड़ लगाई। उस समय 6 रक्षक पहले से ही भ्रमित थे। भले ही वे एजो ड्रैगन स्कूल को नियंत्रित करते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा भव्य गठन कब देखा था? वे वहां शून्य में खड़े थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। 6 पुरानी बातें, आप मेहमानों का जल्दी से स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखकर झूगे लियुन फिर से दहाड़ा। हाँ सर। इस बार 6 रक्षकों ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और अब वे और अधिक संकोच करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लड़खड़ाते हुए भागते हुए वे गिड़गिड़ाते हुए दौड़े और सम्मानपूर्वक विश्व आत्मा गिल्ड की भीड़ के साथ साथ जुगे लियुन को सबसे इष्टतम अतिथि देखने वाली सीटों तक ले गए। भले ही विश्व आत्मा संघ के विभिन्न शक्तिशाली लोगों के चेहरे ढके हुए थे और लोग उनकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा 6 प्रोटेक्टर्स को सिर हिलाने से ये देखा जा सकता था कि वे 6 प्रोटेक्टर्स को नीची नज़र से नहीं देख रहे थे और उन्होंने एजो ड्रैगन स्कूल को नीची नज़र से नहीं देखा, बल्कि वे काफी विनम्र थे और वे वास्तव में एजो ड्रैगन स्कूल में एक अतिथि के रूप में आए थे। हे भगवान, वे वास्तव में एजो ड्रैगन स्कूल के मेहमान हैं। लेकिन एजो ड्रैगन स्कूल ऐसे पात्रों को कैसे आमंत्रित कर सकता है? क्या वे तय की गई लड़ाई के लिए आए थे? वे चू फैंग के लिए आए थे? प्रभावशाली, ये बहुत प्रभावशाली है। बहुत से लोगों ने कहा कि चू फैंग बेकार है, फिर भी वह पहले से ही एक विश्व अध्यात्मवादी बन गया है और यहाँ तक कि महाद्वीप की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक, विश्व आत्मा संघ में शामिल हो गया है। कई लोगों ने कहा कि चू फैंग के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन अब उसने स्पिरिट प्रांत की अधिपति शक्ति को आगे बढ़ाया है। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के सामने ब्लैक टॉर्टोइस सिटी की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि किलिन प्रिंस की हवेली और लिंग्यून स्कूल सहित विभिन्न प्रथम श्रेणी के स्कूल भी बहुत जंगली होने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या इसे कोई पृष्ठभूमि नहीं कहा जाता है? क्या इसे कोई ताकत नहीं कहा जाता है? उस समय लोग आहें भरते रहे और हैरानी से चिल्लाते रहे। कई लोग तो बिना रोक टोक के उसकी तारीफ करने लगे। जो लोग चू फैंग को नीचा दिखा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वह जीत नहीं सकता, उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। खास तौर पर वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी सुहेन के चेहरे पर अफसोस था। उसने अपने दिल में चुपके से आह भरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चू फैंग इतना उत्कृष्ट होगा। न केवल वह एक विश्व अध्यात्मवादी बन गया,
बल्कि उसने स्पिरिट प्रांत के अधिपति वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के साथ संबंध भी बना लिए। अगर मुझे पता होता कि उसकी प्रतिभा इतनी शानदार होगी तो मुझे वास्तव में छोटे रॉ और छोटी मेल को उससे दूर नहीं रखना चाहिए था। अध्याय 245। एक वर्ष पहले। अफसोस से भरे दिल के साथ इसने सुहेन को अपने बगल में बैठी दोनों बेटियों की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। तभी उसे पता चला कि सू रो और सू मेई के चेहरे खुशी से भर गए थे और उनकी मुस्कुराहट को खुशी कहा जाता था। ये देखा जा सकता था कि वे दोनों वास्तव में चू फैंग से प्रभावित थे। उस पल सुहेन वास्तव में अपनी दोनों बेटियों के पास जाना चाहता था और कहना चाहता था, चू फैंग वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं भी हैं। उसने ये भी कहा कि वह तुम दोनों से शादी करना चाहता है, इसलिए तुम्हें चू फैंग के साथ और अधिक संबंध बनाने चाहिए। अगर वह अभी भी तुम दोनों से शादी करना चाहता है और भविष्य में मेरे सुपरिवार की बेटी का पति बनना चाहता है तो मेरा सुपरिवार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और मेरा सुपरिवार केवल वर्मिलियन बर्ड सिटी का शासक होने जैसा सरल नहीं होगा। हालांकि सुहेन केवल इसके बारे में सोच सकता था क्योंकि जब तक उसे याद है कि उसने अपनी दो बेटियों को दूर रहने और चू फैंग के साथ बातचीत न करने के लिए कहा था, उस समय जब चू फैंग के परिवार को कुछ महीने पहले खत्म कर दिया गया था, साथ ही उस समय जब चू फैंग को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब भी वह ऐसा नहीं कर सका। पहले तो उसे लगा कि चू फैंग खतरे में है, इसलिए उसके द्वारा घसीटे जाने से बचने के लिए उसने अपनी बेटियों को चू फैंग से दूर रहने दिया। लेकिन अब उसे पता चला कि चू फैंग का भविष्य काफी उज्जवल था, इसलिए सू परिवार को विकसित करने के लिए वह चाहता था कि उसकी बेटियां चू फैंग के करीब आएं। यहाँ तक कि उसे भी लगा कि वे शब्द अवर्णनीय थे। बेशक उसने कुछ भी न कहने का कारण सिर्फ यह नहीं था कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अचानक मिस्टर ग्रे क्लोक की भी याद आ गई जिसने शानगुआन परिवार को खत्म कर दिया था, और उसे वह पत्र भी याद आ गया जो मिस्टर ग्रे क्लोक ने उसे दिया था। जब उसने मिस्टर ग्रे क्लोक के क्रूर तरीकों के बारे में सोचा तो उसके पास अपनी बेटियों को चू फैंग से शादी करने देने के विचार को दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने और विश्व आत्मा संघ के बड़े पात्रों का अतिथि देखने वाली सीटों पर स्वागत किए जाने के बाद केवल चू फैंग ही अखाड़े के बीच में विशाल लड़ाई के मंच पर रह गया। तारानकन फफफ। अचानक चू फैंग ने अपना विश्व आत्मा सफेद लबादा उतार दिया और एजियो ड्रैगन स्कूल के मुख्य शिष्य के लिए कपड़े प्रकट किए। उस पल चू फैंग असामान्य रूप से दबंग लग रहा था। जब वह मंच पर खड़ा था तो वह डर नहीं रहा था और वह भीड़ की निगाहों से घबरा नहीं रहा था। उसकी आंखें मशालों की तरह थीं और जैसे ही उसने चारों ओर देखा उसने जोर से कहा, आज से 1 साल पहले मैं चू फैंग पहली बार एजियो ड्रैगन स्कूल के मुख्य क्षेत्र में आया और एजियो ड्रैगन स्कूल में मुख्य शिष्य बन गया। वह एक ऐसा दिन था जब मैं चू फैंग सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा था क्योंकि मैंने खुद को साबित किया था। मैंने साबित कर दिया कि मेरे पास एजियो ड्रैगन स्कूल में मुख्य शिष्य बनने की योग्यता है। हालांकि उस दिन भी मुझे एक शिष्य ने धमकाया था। वह बिना किसी डर के जो चाहता था करता था और एजियो ड्रैगन स्कूल में नंबर 1 शिष्य होने की स्थिति के साथ और गहन क्षेत्र के पहले स्तर की साधना के साथ उसने हम नए शिष्यों की गरिमा पर मुहर लगाई और हमें अपना गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर किया। जब उनके द्वारा दबाव डाला गया तो कई लोगों ने उनकी बात मान ली। हालांकि मैं चू फैंग ऐसा करने को तैयार नहीं था। गठबंधन बनाना स्कूल द्वारा अनुमत कार्य है। स्कूल प्रमुख ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बड़ों ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। किस आधार पर उन्होंने एकमात्र शिष्य ने इस पर प्रतिबंध लगाया? हालांकि मेरे प्रतिरोध ने उसे प्रतिशोध में ला खड़ा किया। उसने स्कूल के नियमों की अनदेखी की, उसने एक ही स्कूल से होने के रिश्ते को नजरअंदाज किया और उसने शिष्यों की भीड़ के सामने मुझ पर हमला किया। वह जो 20 साल का था और जिसके पास गहन क्षेत्र की साधना थी ने मुझ पर हमला किया जो केवल 15 साल का था और जिसके पास आत्मिक क्षेत्र की साधना थी। उसने मुझे घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उसने मेरी गरिमा पर कदम रखा और यहाँ तक कि मेरी जान भी लेना चाहता था। अगर स्कूल के एल्डरली की सहायता न होती तो मैं चू फैंग पहले ही उनके हाथों मर चुका होता। मुझे इस शिष्य द्वारा बुरी तरह से मार दिया जाता जिसे स्कूल के नियमों की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि जब उसने भीड़ के सामने ऐसा अपराध किया तो किसी को नहीं लगा कि वह गलत था, बल्कि उन्होंने मुझे उपहास भरी निगाहों से देखा। उन्हें लगा कि मुझ जैसे छोटे से नए शिष्य को नंबर 1 शिष्य को अपमानित करने के बाद सजा के तौर पर मर जाना चाहिए। उन्हें लगा कि अपमानित होना भी उचित था। हालांकि मैं चू फैंग
ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अगर वह मुझसे बड़ा नहीं होता, अगर उसकी साधना का समय मुझसे ज्यादा नहीं होता, तो मेरी साधना उससे कमजोर नहीं होती, मेरी ताकत उससे कमजोर नहीं होती। मुझे अपमानित होने, मारे जाने की क्या जरूरत थी, जबकि मेरे बड़े होने का समय भी नहीं था और हर कोई सोचता था कि मैं उससे कमतर हूँ। इसलिए सभी की ताना मारती निगाहों के सामने मैंने तथाकथित नंबर 1 शिष्य को चुनौती दी। मैं चाहता था कि वह 1 साल बाद फिर से मुझसे लड़े। उस समय मैं खुद को सभी अपमानों से मुक्त कर लूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि अगर मेरे पास एक निश्चित समय होता तो मैं निश्चित रूप से उससे कमजोर नहीं होता। जहां तक उसकी बात है, उसने न केवल वादा किया बल्कि अहंकार से बात भी की और कहा कि जब तक मैं उसके 3 वार झेल सकता हूं, वह खुद को मार लेगा, वह अपनी जान ले लेगा। आज 1 साल बीत चुका है और 1 साल पहले की व्यवस्था को पूरा करने का समय आ गया है। मैं चू फैंग पहले से ही यहाँ खड़ा हूँ। तथाकथित नंबर 1 शिष्य, तुम कहाँ हो? चू फैंग का हर एक शब्द जोरदार और स्पष्ट था और हर एक शब्द गरजने जैसा था। उसने आज लड़ाई के कारणों को दोहराया और सफलतापूर्वक सभी आलोचनाओं को गोंग लुयुन की ओर इंगित किया। सच्चाई जानने के बाद बहुत से लोगों ने चू फैंग के साहस की काफी प्रशंसा की। जब उसने अनुचित ताकत का सामना किया तो उसने अपना सिर नहीं झुकाया और शर्म को धोने के लिए उसने एक व्यवस्थित लड़ाई भी तय की। ऐसा करने की हिम्मत कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। उसी समय गोंग लुयुन की छवि को भी बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि लोग इस दुनिया के शक्तिशाली लोगों का सम्मान करते थे, फिर भी वे उन लोगों को नापसंद करते थे जो नियमों की अनदेखी करते थे और उसी स्कूल के लोगों को मार देते थे। हम्फ, चू फैंग, ये वाकई बेशर्मी से शेख ही बघारने वाले शब्द हैं। उसी समय मेहमानों की देखने वाली सीटों में से एक जगह से गुस्से से भरी गर्जना भी सुनाई दी। उसके बाद एक शरीर विस्फोटक रूप से बाहर निकला और उल्कापिंड की तरह लड़ाई के मंच पर उतरा। चू फैंग के सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गोंग लुयुन था। चू फैंग, मैं गोंग लुयुन शब्दों से हमला करने के लिए आपकी तरह नहीं हूँ। आज मैं यहाँ केवल 1 साल पहले से तय की गई लड़ाई का सम्मान करने के लिए हूँ और उस चीज का ख्याल रखने के लिए हूँ जिसका 1 साल पहले ध्यान रखा जाना चाहिए था। मैं यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए हूँ, लेकिन अगर तुम डरे हुए हो तो तुम अभी घुटने टेक कर भीख मांग सकते हो। अभी बहुत से सम्मानित मेहमानों के चेहरे की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। गोंग लुयुन का शरीर लंबा और सीधा था, उसका चेहरा सुंदर लेकिन ठंडा था। वह वाकई नंबर 1 शिष्य होने का दिखावा करता था और इस वजह से कई महिलाओं के मन में उसके लिए छुपे हुए भाव थे। गोंग लुयुन, बेकार की बातों पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो और हमला करो। ये सिर्फ 3 हमले हैं और देखो मैं, चू फैंग, उनका कैसे सामना करता हूँ। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी बीच वाली उंगली गोंग लुयुन की तरफ बढ़ा दी। चूंकि तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। हाँ, गोंग लुयुन ने पहले चिल्लाया और अदृश्य गहन शक्ति उसके शरीर से ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उसके बाद उसने चू फैंग पर मुक्का मारा। उसके शरीर से निकली गहन शक्ति एक अदृश्य विशाल पहले बन गई और भयानक शक्ति के साथ वह चू फैंग की ओर उड़ी। क्या मजबूत तरीका है, इतनी मजबूत गहन शक्ति। गोंग लुयुन ने वास्तव में गहन क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश किया। वह बहुत ताकतवर है। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सच थी कि गोंग लुयुन ने पवन श्रोता स्कूल के नंबर 1 शिष्य को हराया था। अगर वह इतनी उम्र में ही गहन क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर गया तो भविष्य में वह कितना उत्कृष्ट होगा। गोंग लुयुन ने गहन क्षेत्र के चौथे स्तर की साधना को पूरी तरह से उजागर किया। उसी समय जब उसने कई विशेषज्ञों को प्रशंसा में आहें भरने पर मजबूर कर दिया तो और भी अधिक निगाहें चू फैंग की ओर टिक गईं। वे सभी सोच रहे थे, क्या इतना कमजोर चू फैंग वास्तव में उस मूके को रोक सकता है। अध्याय 246 3 मुट्ठियों की ताकत। गहन शक्ति छा गई और अजगर की दहाड़ और बाघ की चीख की तरह मुट्ठी तेज हवा के साथ उल्टी हुई आई। गोंग लुयुन की इतनी शक्तिशाली मुक्का का सामना करते हुए चू फैंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली और वह एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने उस हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने सामने एक पारदर्शी स्पिरिट फॉर्मेशन को संघनित करके विश्व स्पिरिटिस्टों के लिए अद्वितीय तरीकों का प्रदर्शन किया। तारांकन धमाका। हालांकि जब गहन शक्ति मुट्ठी उड़कर आई तो आत्मा संरचना की दीवार जो अभी अभी संघनित हुई थी टूट गई और उसके पास गोंग लुयुन की मुट्ठी को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। बकवास, चू फैंग मुट्ठी को रोक नहीं सकता। उस समय चू फैंग के साथ संबंध रखने वाले और उम्मीद करने वाले कि वह जीत जाएगा,
वे अतुलनीय रूप से भयभीत थे और चू फैंग के लिए उनके पसीने छूट गए क्योंकि गोंग लुयुन की मुट्ठी वास्तव में मजबूत थी। स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद न केवल इसकी शक्ति कम नहीं हुई बल्कि यह चू फैंग के सामने भी आ गई। उस समय जिन विशेषज्ञों ने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा वे कुछ अफसोस महसूस करने से बच नहीं सके। गोंग लुयुन वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और उसे एजो ड्रैगन स्कूल में नहीं रहना चाहिए था। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के स्कूल विंड लिसनर स्कूल में नंबर 1 शिष्य भी उससे हार गया था। कुछ स्कूल प्रमुखों ने तो आहें भरते हुए महसूस किया कि वे उस ताकत को देखकर हीन हैं। चू फैंग के लिए वह 1 साल पहले आत्मिक क्षेत्र में था और भले ही उसके पास आत्मिक शक्ति थी, भले ही वह एक विश्वात्मवादी था, भले ही उसकी प्रतिभा ने सभी सामान्य ज्ञान को तोड़ दिया था, वह केवल 1 वर्ष के समय में किस स्तर तक विकसित हो सकता था? वह गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति के हमले को कैसे रोक सकता था? इसलिए कई लोगों को लगा कि चू फैंग उस हमले को रोक नहीं सकता था। तारांकन फफफ। हालांकि जब लोगों के एक बड़े हिस्से को लगा कि चू फैंग निस्संदेह मर चुका है और उसे इस दुर्लभ प्रतिभा पर दया आ गई, तो चू फैंग ने अपने शरीर में रहस्यमय तकनीक का संचालन किया। उसके पैरों से बिजली चमकी और जैसे ही उसका शरीर तैरने लगा, वह प्रकाश की तरह एक तरफ खिसक गया और गोंग लुयुन के हमले से बच गया। देखो, उसने चकमा दे दिया। चू फैंग ने चकमा दे दिया। उसने वास्तव में गोंग लुयुन के हमले को चकमा दे दिया। हे भगवान, ये कैसे संभव है? वह स्पष्ट रूप से मूल क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर है, तो ये कैसे संभव है कि उसने गहन क्षेत्र के चौथे स्तर के व्यक्ति के हमले को चकमा दिया? क्या चू फैंग वास्तव में सामान्य ज्ञान की अवहेलना करता है? रुको, क्या चू फैंग 1 साल पहले केवल आत्मा क्षेत्र में नहीं था? वह आज मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर कैसे है? क्या उसने 1 साल में कई सफलताएं हासिल की? ये देखने के बाद कि चू फैंग ने सफलतापूर्वक इसे चकमा दिया, कई लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, अपने मुंह खोले और आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप सभी को यह वाकई अजीब लगता है क्योंकि आपको ये दुर्लभ लगता है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि गोंग लुयुन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि चू फैंग एक राक्षस है। याद रखें, ठीक 1 साल पहले चू फैंग आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। इसलिए चू फैंग ने स्तरों के माध्यम से कई सफलताएं नहीं हासिल की। 1 साल में उसने एक पूरे क्षेत्र को पार कर लिया। इसके अलावा आश्चर्यचकित मत हो क्योंकि वह मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना के साथ गहन क्षेत्र के चौथे स्तर के गोंग लुयुन हमले को चकमा देने में सक्षम था। उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में इतनी चौंकाने वाली है। आधे साल पहले चू फैंग ने मूल क्षेत्र के पहले स्तर की साधना के साथ मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के एक व्यक्ति का सिर काट दिया था और उसने ये भी बहुत ही सहजता से किया था। तो इस लड़के की उच्च युद्ध शक्ति पूरी तरह से सामान्य ज्ञान को चुनौती देती है और यह आपकी कल्पना से परे है। उसी समय कुछ लोग जो स्थिति को बेहतर ढंग से समझते थे, उन्होंने चू फैंग की अतीत की शानदार उपलब्धियों का गर्व से बखान करना शुरू कर दिया। सब कुछ जानने के बाद कुछ लोगों को तो संदेह भी हुआ कि यह सच है या झूठ, लेकिन जिन्हें संदेह नहीं था वे हैरान रह गए और चेहरे पर हैरानी के भाव लिए 5 शब्द बोले, क्या वह इंसान भी है? हालांकि चू फैंग के पास भीड़ से आश्चर्य की विभिन्न चीखें सुनने का समय भी नहीं था। उस पल उसके माथे पर हर जगह पसीना था क्योंकि अभी अभी मुट्ठी वास्तव में किसी भी कम आंकलन की अनुमति नहीं दे रही थी। दूसरों की तुलना में गोंग लुयुन में वास्तव में कुछ क्षमता थी। हालांकि अभी अभी मुक्का काफी खतरनाक था। चू फैंग, जिसने सफलतापूर्वक उसे चकमा दिया था, फिर भी आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया और गोंग लुयुन से कहा, अभी 2 और वार हैं। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैंने पहले हमले के लिए अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया और मैं सिर्फ तुम्हारी क्षमताओं का परीक्षण करना चाहता था। मैं दूसरी मुट्ठी के लिए दया नहीं दिखाऊंगा। चू फैंग द्वारा ताना मारे जाने के कारण गोंग लुयुन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसे लगा कि अब उसका चेहरा नहीं रहा। इसलिए उसने रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया और चू फैंग पर एक और मुक्का मारा। तारांकन धमाका। वह मुट्ठी पहले से भी ज्यादा तेज और पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने पिछले वार में अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया था या नहीं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि गोंग लुयुन की दूसरी मुट्ठी वाकई पहली मुट्ठी से कहीं ज्यादा भयंकर थी। हालांकि पहली मुट्ठी की शक्ति का अनुभव करने के बाद चू फैंग बहुत अधिक सावधान हो गया और उसने इसे वास्तव में रोकने के लिए कोई समय बर्बाद नहीं किया। जिस क्षण दूसरी मुट्ठी बाहर आई, उसने हमले की दिशा की पुष्टि करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया।
तुरंत उसने अपने शारीरिक मार्शल कौशल का उपयोग किया और हमले को चकमा दिया जैसे ही वह उसके सामने आया। उसने इसे चकमा दिया, उसने इसे फिर से चकमा दिया। ये बहुत प्रभावशाली है, उसने वाकई इसे चकमा दे दिया। अगर पहली बार किस्मत ने ऐसा किया, तो दूसरी बार निश्चित रूप से कौशल ने ऐसा किया। चू फैंग ने गोंग लुयोन के हमले को फिर से चकमा दिया और सभी ने फिर से आश्चर्य से कान फाड़ने वाली चीखें निकाली। ये पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि लोग वास्तव में चू फैंग की प्रतिभा और ताकत के प्रति अवाक महसूस कर रहे थे। वे उसकी युद्ध शक्ति से हैरान थे, लेकिन उन दर्शकों की तुलना में जो मनोरंजन कर रहे थे, जो लोग गोंग लुयोन के करीब थे, वे कसकर भौहें सिकोड़ रहे थे और घबरा रहे थे। 1 साल की तय लड़ाई। गोंग लुयोन को 3 वार में चू फैंग को मारना था, नहीं तो वह मौके पर ही आत्महत्या कर लेगा। ये उसके द्वारा कहे गए साहसिक शब्द थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें वापस नहीं ले सकता था। फिर भी अभी 2 हमलों के बाद न केवल चू फैंग मरा नहीं था, बल्कि उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अगर गोंग लुयोन के तीसरे हमले के बाद चू फैंग को नहीं मारा जा सका, तो मरने वाला व्यक्ति वह खुद था। वास्तव में गोंग लुयोन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके माथे पर मोतियों जितनी बड़ी पसीने की बूंदें दिखाई दी। दरअसल वह झिझक रहा था कि चू फैंग की देखभाल के लिए उसे कितनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आखिरकार उसके और चू फैंग के बीच साधना में इतना अंतर था, और वह वास्तव में एजोर प्रांत में युवा पीढ़ी के शीर्ष स्तरीय पात्रों में से एक था। अगर उसे चू फैंग की देखभाल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, जो केवल मूल क्षेत्र में था, भले ही वह जीत गया हो, वह हंसी का पात्र बन जाएगा। इसलिए उसने पहले अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन अब वह जानता था कि वह आखिरी मुट्ठी से कुछ भी नहीं छोड़ सकता। उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना था, अन्यथा वह वास्तव में हंसी का पात्र बन जाएगा। गोंग लुयोन, यह आखिरी बार है, क्या तुम आत्महत्या के लिए तैयार हो? चू फैंग ने जैसे ही गोंग लुयु द्वारा बनाए गए लड़ाई के मंच के पास के छेद को देखा, उसने सबसे पहले अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा, फिर उसने अपने हाथ को एक हुक में बनाया और गोंग लुयोन को उकसाया। चू फैंग, अपने आप पर बहुत घमंड मत करो, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत का अनुभव कराऊंगा। मर जाओ, तारानकन फफफ। गोंग लुयोन गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। वह आगे बढ़ा और उसका पूरा शरीर गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह चू फैंग के पीछे था। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और उस पर चमक दिखाई दी। घनी गहन शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और भयानक गहन शक्ति उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हो गई। उस पल उसने पहले ही इसे चू फैंग की ओर फेंक दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गहन क्षेत्र के चौथे स्तर के दबाव ने पहले ही चू फैंग को बंद कर दिया था और उसके भागने को बंद कर दिया था। इतनी दूरी के साथ चू फैंग अब भाग नहीं सकता था। अध्याय 247 अपने आप को मार डालो। उस पल हर कोई चू फैंग के लिए ठंडे पसीने में डूब गया, क्योंकि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि चू फैंग गोंग लुयोन की मुट्ठी को वापस पकड़ने में सक्षम था। वास्तव में गोंग लुयोन ने भी ऐसा ही महसूस किया। उसे लगा कि चू फैंग उसके हमलों को चकमा देने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसके हमले बहुत सरल थे। अगर चू फैंग को और भी मजबूत शारीरिक मार्शल कौशल मिल जाए, तो वह वास्तव में उस हमले को चकमा दे सकता है। आखिरकार 1 साल पहले चू फैंग ने अपने हमले को चकमा देने के लिए उसी शारीरिक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसे अपनी हमलावर शक्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था, इसलिए उसने ये सुनिश्चित करने की हिम्मत की कि जब तक चू फैंग उस हमले को चकमा देने में असमर्थ है, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह चू फैंग की छोटी सी जान लेने में पूरी तरह सक्षम है। इसलिए उसने किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया और आखिरी वार के लिए उसने केवल मुक्का मारा। जैसे जैसे उसने देखा कि उसकी मुट्ठी चू फैंग के पास और अधिक बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे चू फैंग के चेहरे पर डर का भाव और भी स्पष्ट होता जा रहा है। गोंग लुयोन की आत्मसंतुष्ट मुस्कान और भी चौड़ी होती गई। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि जैसे ही उसकी मुट्ठी उस पर पड़ने वाली थी, चू फैंग के मुंह के कोने से एक मुस्कुराहट निकल आई, जो दिखाती थी कि उसकी योजना सफल होने वाली थी। तारानकन धमाका। बिना किसी दुर्घटना के वो प्रहार हुआ। बिजली की तरह एक धमाका हुआ और दमनकारी गहन शक्ति हर जगह फैल गई। चू फैंग को गहन शक्ति ने घेर लिया। वह एक सीधी रेखा में उड़ गया, फिर भी वह धीरे धीरे लड़ाई के मंच की सीमा के पास रुक गया। यह मारा, ये सचमुच मारा। क्या चू फैंग मर गया? उस क्षण वहां मौजूद लगभग सभी लोग खड़े हो गए और अपनी चमकती निगाहें चू फैंग की ओर डाली, जो सफेद रंग के कोहरे से घिरा हुआ था, जिसमें गहन शक्ति समाहित थी।
हालांकि लोगों के एक बड़े हिस्से को लगा कि चू फैंग पहले ही मर चुका है, फिर भी वे ये देखना चाहते थे कि चू फैंग की मृत्यु कैसे हुई और गोंग लुयुन की मुट्ठी की ताकत के तहत चू फैंग के शरीर को किस तरह का विनाश हुआ। अंत में सारी गैसें बिखर गईं और चू फैंग का शरीर लोगों की नज़रों में फिर से प्रकट हो गया। हालांकि मौजूदा चू फैंग उम्मीद के मुताबिक मांस के पेस्ट के ढेर में नहीं बदल गया। उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से ठीक था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन फिर भी वर्तमान चू फैंग एक मरे हुए कुत्ते की तरह फर्श पर पड़ा रहा और बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर उसने कोई आभा नहीं छोड़ी। पराजित। अंत में चू फैंग फिर भी पराजित हुआ। हालांकि वह काफी मजबूत था और वह एक दुर्लभ प्रतिभा था, आखिरकार वह अभी तक अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ है। मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की अपनी साधना के साथ वर्तमान गोंग लुयुन के साथ उलझने में सक्षम होना दिखाता है कि वह पहले से ही काफी असाधारण था। लेकिन दुख की बात है कि क्या ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे ही मर जाएगा? वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों में कोई हलचल नहीं दिखती। क्या वे वाकई अपनी शक्ति से किसी वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को ऐसे ही किसी के हाथों मारे जाने देंगे? जब उन्होंने ये देखा तो लगभग सभी को लगा कि चू फैंग पहले ही मर चुका है। उन्हें लगा कि तय की गई लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय था, और यहाँ तक कि सू हैन जो चू फैंग से उम्मीदें लगाए हुए थी, उसने भी दया से आह भरी। सू मेई ने अपनी बड़ी बहन को भी गले लगा लिया और वह बहुत दर्द में थी। जिस किसी ने भी उसकी दर्दनाक चीखें सुनी, उनके दिल में दर्द हुआ। अगर सू रो उसे रोकने के लिए वहां नहीं होती तो वह पहले ही भागकर बाहर निकल जाती और चू फैंग को गले लगा लेती जो लड़ाई के मंच पर था। आखिरकार उसके दिल में चू फैंग ही वह था जिससे वह प्यार करती थी। दूसरी ओर सू रो जो चू फैंग की क्षमताओं को समझती थी, उसने मंच पर चू फैंग को देखते ही हल्के से भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन कोसते हुए बोली, अरे चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम जल्दी नहीं उठे और वापस नहीं आए तो छोटी मेई तुम्हारे लिए रोते रोते मर जाएगी। हालांकि सू रो के अलावा वहां मौजूद लाखों लोगों में से कितने लोग चू फैंग को पूरी तरह से समझ पाए? कितने लोग उसकी क्षमताओं को जानते थे? वास्तव में उसके और गोंग लुयुन के बीच पहले से ही हुई साधारण बातचीत ने उन्हें लगातार चौंका दिया था और उन्हें पहले से ही लगा कि चू फैंग एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तो लगभग सभी को लगा कि चू फैंग मर चुका है। यहाँ तक कि गोंग लुयुन जो लड़ाई के मंच पर खड़ा था, उसने भी कुछ बार चू फैंग को देखा और उसने भी पुष्टि की कि चू फैंग अब सांस नहीं ले रहा है। इसलिए वो खुशी से जोर से हंसा। उसने घूमकर चारों ओर देखा। उसने अपने हाथ उन लोगों की ओर जोड़े जिन्होंने पहाड़ों और समुद्रों का निर्माण किया, और उसने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, हर कोई, मेरे और चू फैंग के बीच लड़ाई देखने के लिए इस जगह पर आने के लिए धन्यवाद। हालांकि आज की लड़ाई का नतीजा मेरी उम्मीदों से थोड़ा ज्यादा था, फिर भी यह अफसोसजनक और नीरस भी था। शुरू में एक ही स्कूल से होने के कारण मैं, गोंग लुयुन, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। मैं जानबूझकर पहले 2 मुट्ठियों के लिए खुद को रोक रहा था। मैं उन मुट्ठियों के दबाव से चू फैंग को चेतावनी देना चाहता था, और मैं चाहता था कि वह खतरे से दूर हो जाए और मेरे साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई को छोड़ दे। वास्तव में अगर वह हार मानने को तैयार होता तो मैं निश्चित रूप से उसे जीने का मौका देता। हालांकि मैं चू फैंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह जिद्दी था। न केवल उसने हार नहीं मानी, बल्कि वह मुझे उकसाता भी रहा, और उस दिन तय नियमों के कारण मेरे पास उसे तीसरे वार में खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और ये वो काम नहीं थे जो मैं करना चाहता था। हालांकि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं, गोंग लुयुन, आज की तय की गई लड़ाई में जीत गया। मैं, गोंग लुयुन, जीत गया। उस क्षण गोंग लुयुन के चेहरे पर मुस्कान चरम पर पहुंच गई, इसलिए उसने अंतिम 2 वाक्य असामान्य रूप से जोर से बोले, जैसे कि वह एक राजा का अकड़ दिखा रहा हो। हालांकि जब उसकी आवाज गूंजने लगी तो उसे कोई जयकार या चिल्लाहट की उम्मीद नहीं थी, बल्कि पूरा अखाड़ा मौत की तरह उदास था। उस अजीब माहौल में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और वह काफी हैरान था। हालांकि एक और आवाज के बजने के बाद तुरंत ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसका चेहरा काफी बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर 10,000 कैटी वजन के बड़े हथौड़े से वार किया हो। ये वाकई गूंज उठा और यह वाकई साफ आसमान में गड़गड़ाहट की तरह था। गोंग लुयुन, 3 वार हो चुके हैं, खुद को मार डालो। गोंग लुयुन के पीछे से एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी, और यह एक आकारहीन तेज ब्लेड की तरह थी जिसने गोंग लुयुन के दिल को छेद दिया। बेचैन मन से गोंग लुयुन ने धीरे से अपना सिर घुमाया।
तभी उसे आश्चर्य हुआ कि चू फैंग, जो पहले सांस नहीं ले रहा था, लड़ाई के मंच पर खड़ा था। न केवल वह मरा नहीं था, बल्कि उसे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। अध्याय 248 युद्ध शक्ति जो सामान्य ज्ञान को नष्ट कर देती है। तुमने मौत का नाटक किया। वर्तमान गोंग लुयुन इतना क्रोधित था कि उसका दिल फट सकता था। उसे आखिरकार पता चला कि माहौल इतना अजीब क्यों था। ये पता चला कि चू फैंग मरा नहीं था और उसने वास्तव में 3 मुट्ठियां ले लीं। वो स्पष्ट रूप से युद्ध हार गया था, हालांकि उसे इसका पता नहीं चला। उसने लगभग 10 लाख लोगों के सामने अपनी जीत की घोषणा करते हुए प्रतिज्ञाएं भी की और साहसिक शब्द कहे। उसी क्षण वह सचमुच चींटी का बिल ढूंढकर उसमें छेद कर सकता था, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। चू फैंग ने उसे मूर्ख बनाया था और वह पूरी तरह से मूर्ख बन गया था। उसने अपने पिता के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने दोस्तों के सामने, करीब 10 लाख लोगों के सामने खुद को थप्पड़ मारा, और उसने खुद को इतनी जोर से और इतनी साफ साफ थप्पड़ मारा। उसका सारा मान सम्मान खत्म हो गया और उसकी समझदारी खत्म हो गई। ये सब चू फैंग द्वारा दिया गया था। इसलिए गोंग लुयुन के वर्तमान हृदय में उसका क्रोध सचमुच स्वर तक पहुंच गया और वह चू फैंग की लाश को 10,000 टुकड़ों में चीरने में असमर्थ होने के कारण खुद से घृणा करने लगा। जैसे ही उसने गोंग लुयुन को देखा, जिसका चेहरा हरा था, जो गुस्से से अपने दांत पीस रहा था, जिसके चेहरे के 7 छिद्रों से धुआं निकल रहा था, चू फैंग ने हंसते हुए उदासीनता से कहा, गोंग लुयुन, 1 साल पहले हुए समझौते के अनुसार मैंने पहले ही तुम्हारे 3 वार झेल लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे, चू फैंग, कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन उस साल तुमने जो शब्द कहे थे वे तुमने खुद कहे थे। खुद को मार डालो। चू फैंग के बोलने के बाद लगभग सभी के दिल की धड़कनें 2 बार तेज हो गईं। वे सोच रहे थे, क्या गोंग लुयुन सच में आत्महत्या करने जा रहा है? क्या आज इतनी असाधारण प्रतिभा इस जगह पर आत्महत्या करने जा रही है? लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चला कि वे गलत थे। उन्होंने गोंग लुयुन को बहुत ज्यादा महत्व दिया। उसने उस साल जो साहसिक शब्द कहे थे उन्हें तुरंत पूरा नहीं किया। उसने केवल चू फैंग की ओर इशारा किया और उग्रता से कहा, चू फैंग, चिंता मत करो, मैं, गोंग लुयुन, अपने शब्दों की कीमत चुकाऊंगा। हालांकि भले ही मैं, गोंग लुयुन, मर जाऊं, मैं तुम्हारे बाद मरूंगा। फुफकार जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गोंग लुयुन धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा और बिजली की गति से वह चू फैंग के सामने पहुंचा और एक मुक्का मारा। न केवल उसने उस वर्ष किया गया वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उसने चू फैंग पर दोबारा हमला किया और घातक प्रहार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने गोंग लुयुन के घातक हमलों को देखा, जो आक्रामक और हत्या के इरादे से भरे थे, तो सभी के चेहरे काफी बदल गए। हालांकि ये गोंग लुयुन के अपने वादे को तोड़ने की वजह से नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू फैंग ने इतने भयंकर हमले का सामना किया, उसने इससे बचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा, मानो वह चुपचाप गोंग लुयुन के हमले का इंतजार कर रहा हो। उस स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों को ये भी संदेह होने लगा कि क्या चू फैंग गोंग लुयुन के जोरदार हमले से पूरी तरह से डर गया है। हालांकि 1 सेकंड के बाद जिन लोगों को संदेह था वे पूरी तरह से अवाक रह गए। जैसे ही गोंग लुयुन की मुट्ठी, जो पहले से कई गुना ज्यादा भयंकर थी, चू फैंग के चेहरे पर पड़ने वाली थी, चू फैंग ने बिजली की गति से हमला किया। उसने भी एक मुट्ठी फेंकी और उसने उसे उस पर निशाना बनाया जिसे गोंग लुयुन चू फैंग की ओर भेज रहा था। वह मुक्का एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मंटिस के हाथ की तरह था। वह मुक्का पूरी तरह से आत्मघाती था। बाहरी लोगों के दृष्टिकोण से चू फैंग केवल पूरी तरह से पागल हो सकता है कि उसने ऐसा मुक्का मारा। लेकिन जब दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक धमाका हुआ, तो सबसे अप्रत्याशित दृश्य हुआ। उस शक्तिशाली बल से गोंग लुयुन उड़ गया। दूसरी ओर चू फैंग 1 इंच भी नहीं हिला। चू फैंग, जो मूल क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था, उसने गोंग लुयुन को धक्का दिया जो गहन क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। वह मुट्ठी जो आत्मघाती लग रही थी और एक रथ को रोकने वाले मंटिस के हाथ की तरह थी, जीत गई। उस दृश्य को देखने वाले लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? ठीक उसी क्षण, उसी स्थान पर लोगों के दिलों में जो आघात हुआ, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके दिलों की गहराई में, उनके दिमाग में एक वाक्य गूंज उठा, क्या चू फैंग की युद्ध शक्ति ने वास्तव में सभी सामान्य ज्ञान को चुनौती दी है? हालांकि वर्तमान चू फैंग ने सभी स्तब्ध निगाहों को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आगे बढ़ना चाहा, अपनी गर्दन घुमाए और अपने शरीर को इधर उधर घुमाया। फिर उसके शरीर से विस्फोटकों की चटकने जैसी आवाजें आने के बाद
चू फैंग ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। ऐसे शब्द जिन्होंने लोगों को लगभग मौत के डर से भर दिया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी बात से पलट जाता है, इसलिए मुझे वास्तव में तुम्हें मुझ पर 3 बार हमला नहीं करने देना चाहिए था। जो भी हो, बेहतर होगा कि मैं खुद पर हमला करूं। मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग पहले से ही बड़े कदमों से आगे बढ़ गया। असंख्य लोगों की निगाहों के नीचे वह धीरे धीरे गोंग लुयुन की ओर चला। उस समय लोग पहले से ही इतने सदमे में थे कि वे खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने दिल में सोचा, क्या मैंने गलत नहीं सुना है? चू फैंग गोंग लुयुन को मारना चाहता है। मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की अपनी साधना के साथ चू फैंग की बातें सुनकर वे चौंक गए, साथ ही संदेह से भी भर गए। अगर यह कहा जाए कि चू फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो लगभग सभी लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे। वे ये भी मान लेंगे कि चू फैंग एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो हर 1000 साल में एक बार ही प्रकट होता है, क्योंकि चू फैंग का प्रदर्शन उनकी आंखों के सामने था। हालांकि अगर यह कहा जाए कि चू फैंग मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना का उपयोग करके गोंग लुयुन को हराना चाहता था जो गहन क्षेत्र के 4थे स्तर पर था, तो यह अविश्वसनीय था। गहन क्षेत्र आत्मा क्षेत्र या मूल क्षेत्र से अतुलनीय था। गहन क्षेत्र में हर एक स्तर के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। इसलिए लोगों को लगा कि अगर चू फैंग की सीमा मूल क्षेत्र के पहले स्तर की खेती का उपयोग करके मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के लोगों को मारना था, तो भविष्य में जब वह गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंचेगा तो उसके पास निश्चित रूप से गहन क्षेत्र के 5वें स्तर के लोगों को मारने का कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए लगभग सभी को लगा कि चू फैंग एक पागल आदमी था जो अपने सपनों की बातें करता था। कई लोगों को लगा कि चू फैंग पागल हो गया है। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम? गोंग लुयुन जो पहले से ही चू फैंग से नफरत करता था, इतना क्रोधित था कि जब उसने सुना कि चू फैंग उसे व्यक्तिगत रूप से मारने जा रहा है तो उसका खून और क्यों ही उबल गया। इसलिए उसने रहस्यमय तकनीक का संचालन किया और चू फैंग की ओर फिर से हमला किया। इस बार वह अपने साथ गहन क्षेत्र के 4थे स्तर की मजबूत शक्ति लेकर आया। यहाँ तक कि जमीन भी कांप उठी और गड़गड़ाहट हुई और हवा भी दबने पर चीख उठी। उसने वास्तव में बिना किसी रोक टोक के अपनी शक्ति दिखाई। आने का अच्छा समय है। हालांकि चू फैंग ने गोंग लुयुन के पलटवार का सामना करते हुए केवल जोर से चिल्लाया। वह भी आगे बढ़ा और जल्दी से गोंग लुयुन की ओर दौड़ा। बूम बूम बूम, वे दोनों लड़े और मुक्के और लात घूंसे प्रतिरूप में बदल गए। मुट्ठियों से मुक्का मारना और पैरों से कोड़े मारना, हर जगह हमले हुए और मूल शक्ति और गहन शक्ति एक साथ मिल गई। दमनकारी लहरें आतिशबाजी की तरह जंगली होती रहीं और वे दोनों वास्तव में एक गांठ में लड़ गए। अध्याय 249 पूर्ण नियंत्रण। हे भगवान, चू फैंग वास्तव में गोंग लुयुन से मेल खाने के लिए मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की खेती का उपयोग कर सकता है। मेरी आंखें ठीक है न? उस समय बहुत से लोगों को अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर यह कहा जाता था कि चू फैंग द्वारा गोंग लुयुन के हमले को रोकने में सक्षम होने का मतलब था कि उसकी युद्ध शक्ति असाधारण थी, तो वर्तमान में उसके और गोंग लुयुन के बीच की लड़ाई केवल तर्क को धता बता रही थी। इसलिए बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उनके पास इस बात पर विश्वास करने का कोई तरीका नहीं था, और गुणवत्ता में अंतर जो आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था, मूल शक्ति जो कि गहन शक्ति से तुलना भी नहीं की जा सकती थी, वह गहन के खिलाफ प्रतिरोध करने में सक्षम कैसे हो सकती थी और वंचित भी नहीं हो सकती थी। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह हुआ कि उनकी आंखें कुछ टूटी हुई हैं और वे उन्हें रगड़ते रहे। जब उन लोगों ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और लड़ाई के मंच को देखा, तो वे एकदम से अचंभित रह गए। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि चू फैंग और गोंग लुयुन जब लड़ाई के चरण में थे, तो मूल शक्ति ने गहन शक्ति को दबा दिया, और जब उनकी मुट्ठियां और लात एक दूसरे से टकराईं, तो गोंग लुयुन पीछे हट रहा था, जबकि चू फैंग अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था। चू फैंग को बढ़त हासिल थी। गहन क्षेत्र का 4था स्तर बस इतना ही है। ऐसा लगता है कि नंबर 1 शिष्य का ये शीर्षक थोड़ा खाली है। चू फैंग ने गहन शक्ति पर दबाव डालने के लिए मूल शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने गहन क्षेत्र पर दबाव डालने के लिए मूल क्षेत्र का इस्तेमाल किया। जब उसने गोंग लुयुन को उस स्थिति में पहुंचाया, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को ताना मारना नहीं भूला। ऐसी अजीब युद्ध शक्ति पाने के लिए आपने क्या किया? गोंग लुयुन भी चू फैंग से असामान्य रूप से निराश था। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ।
उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह चू फैंग की अपनी ताकत थी। उसे संदेह था कि चू फैंग ने कुछ विशेष दवा या कुछ निश्चित तरीकों का इस्तेमाल किया था। ये सही है, गोंग लुयुन जो कह रहा है वह अनुचित नहीं है। चू फैंग के पास अभी जो युद्ध शक्ति है वह वास्तव में सामान्य से कहीं ज्यादा है। ये बहुत संभव है कि उसने कुछ निश्चित दवाओं या कुछ निश्चित तरीकों का इस्तेमाल किया हो। गोंग लुयुन के बोलने के बाद कई लोग उससे सहमत होने लगे। उन्हें हमेशा लगता था कि चू फैंग की युद्ध शक्ति असामान्य थी, और ऐसा हुआ कि गोंग लुयुन ने उन्हें एक उचित स्पष्टीकरण दिया। बोलो, क्या तुमने निषिद्ध औषधि या निषिद्ध विधियों का उपयोग किया है जो विश्व प्रेतवादियों के लिए अद्वितीय हैं? मुझे हराने के लिए तुमने ऐसी नीच विधियों का उपयोग करने का साहस किया। तुम वास्तव में घृणित और अत्यंत बेशर्म हो। ये देखकर कि उसके अपने अनुमान को सभी ने सहमति दे दी है, बेशर्म गोंग लुयुन ने भी उसका साथ दिया और जोर से चिल्लाया। उसने अपनी सारी नीचता और बेशर्मी को चू फैंग पर डाल दिया। हम्फ, तुम सच में सोचते हो कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा बेशर्म है? समय साबित करेगा कि मैंने, चू फैंग ने, किसी भी निषिद्ध दवा या निश्चित तरीके का इस्तेमाल किया है या नहीं। हालांकि हारने के बाद भी आत्महत्या न करने की तुम्हारी बेशर्म हरकतें यहाँ हर किसी ने देखी हैं। चू फैंग ने ठंडी सांस ली और बेदगे ढंग से उसने खुद को समझाया। चू फैंग सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने निषिद्ध दवाएं ली या निषिद्ध तरीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसकी साधना थोड़े समय में बहुत बढ़ सकती थी, लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है। उस समय के बीत जाने के बाद न केवल प्राप्त की गई सारी शक्ति खो जाएगी, बल्कि अत्यंत गंभीर प्रतिक्षेप भी होंगे। हल्की चोटें भारी चोटें होंगी, और भारी चोटें अपंगता और सभी साधना खो देंगी। अगर चू फैंग ने सच में निषिद्ध दवा या निषिद्ध तरीकों का इस्तेमाल किया, तो देर सवेर वह अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। वह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसके आत्मविश्वासी रूप को देखते हुए, क्या उसने सच में किसी निषिद्ध दवा का इस्तेमाल नहीं किया था, और जिस पर वह भरोसा करता था वह वास्तव में उसकी अपनी ताकत थी। चू फैंग के शब्दों को सुनने के बाद सभी को लगा कि यह उचित भी था और वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। तुम बेशर्म व्यक्ति हो जिसने निषिद्ध औषधि का उपयोग किया, तो क्या हुआ? मैं, गोंग लुयुन, तुम्हें हराने के लिए अभी भी अपनी सच्ची साधना का उपयोग कर सकता हूँ। मर जाओ। जवाब में गोंग लुयुन थोड़ा असहज हो गया और उसे अचानक लगा कि चू फैंग ने किसी भी निषिद्ध दवा का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए उसने अपनी शैली बदल दी और वह अब अपने शरीर की युद्ध शक्ति से नहीं लड़ता था। उसने एक बहुत मजबूत मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया। मार्शल कौशल का उपयोग करने के बाद गहन शक्ति की शक्ति वास्तव में प्रदर्शित हुई, और चू फैंग के भौतिक शरीर के पास उससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि चू फैंग डरे नहीं। उन्होंने अपने शरीर में मूल शक्ति को घुमाया और कई भ्रामक हथेलियां दिखाई दी। कई लोगों की आंखें वास्तव में उससे चकाचौंध हो गईं और वे ये पता नहीं लगा सके कि कौन सी असली थी और कौन सी झूठी। फिर से उसने गोंग लुयुन को दबा दिया। ये चू फैंग वास्तव में काफी मजबूत है। ये पहली बार है कि मैंने किसी को मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के इल्यूजनरी पाम का उपयोग इस अवस्था में करते देखा है। चू फैंग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे इल्यूजन पाम को देखकर एजियो ड्रैगन स्कूल के बुजुर्गों ने उसकी अंतहीन प्रशंसा की। चू फैंग की इल्यूजनरी पाम अत्यंत गहन थी और उसने पहले से ही मार्शल कौशल के सार को अच्छी तरह से समझ लिया था। यहाँ तक कि उन्हें भी उसकी अवस्था तक पहुँचने की कोई उम्मीद नहीं थी और वे खुद को हीन दिखाते हुए आहें भरते रहे। ये केवल एक रैंक 3 मार्शल कौशल है। तुम मेरे सामने इसके साथ खेलने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें अपने एजियो ड्रैगन स्कूल में सबसे मजबूत मार्शल कौशल का अनुभव करने दूंगा। ये देखकर कि वह रैंक 3 मार्शल कौशल के मामले में चू फैंग से मुकाबला नहीं कर सकता, गोंग लुयुन ने अपनी शैली बदल दी और रैंक 5 मार्शल कौशल का उपयोग किया। वह चू फैंग को हराने के लिए मार्शल कौशल की ताकत पर ही भरोसा करना चाहता था। ये केवल रैंक 5 मार्शल कौशल है। आपको लगता है कि यह केवल आपके पास है, लेकिन क्या चू फैंग संभवतः उससे डर सकता है? 3 थंडर शैलियों की तीसरी शैली, बिजली चमकती है और यह कुछ भी बन सकती है। हालांकि यह रैंक 4 मार्शल कौशल था, चाहे वह रूप हो या ताकत, तीसरी शैली रैंक 5 मार्शल कौशल के बराबर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एजियो ड्रैगन स्कूल में तथाकथित सबसे मजबूत मार्शल कौशल को चू फैंग की 3 थंडर स्टाइल्स की तीसरी शैली द्वारा जबरन दबा दिया गया था। एक बार फिर गोंग लुयुन बेहद निराश था। चू फैंग, तुम मुझसे लड़ने के लिए उन बुरे तरीकों पर भरोसा करते हो। जल्दी या बाद में तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि
तुम्हें पलटवार का दर्द महसूस करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा होने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। लगातार 3 बार गोंग लुयुन को चू फैंग ने दबा दिया। इसने उससे, जो गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, उसे, जिसने प्रथम श्रेणी के स्कूल, पवन श्रोता स्कूल में नंबर 1 शिष्य को हराया था, अब कोई चेहरा नहीं रहा। क्रोध और रोष एक साथ मिलकर वह जल्दी से जल्दी चू फैंग को खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने शारीरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और कई हजार मीटर पीछे छलांग लगाई। उसी समय उसका शरीर भी बदल गया और अत्यंत शक्तिशाली गहन शक्ति का विस्फोट उसके शरीर को बदल रहा था। चू फैंग, मैं तुम्हें एक मजबूत मार्शल कौशल का अनुभव करवाऊंगा जो तुमने पहले नहीं देखा होगा। रैंक 5 मार्शल कौशल के भीतर शीर्ष गुणवत्ता वाला मार्शल कौशल 10,000 सरपट दौड़ने वाले घोड़े। तारांकन धमाका। अचानक गोंग लुयुन के शरीर के भीतर अत्यंत शक्तिशाली गहन शक्ति फूट पड़ी। इतनी गहन शक्ति थी कि वह लगभग हवा में उड़ गई, लेकिन फिर जल्दी से वापस नीचे गिर गई। इसने निराकार लहरें बनाई और वे उछल पड़ी। अंत में निराकार से ये बनी। यह एक मांसल सुंदर घोड़े के रूप में बनी। वह घोड़ा जीवंत और सजीव था, लेकिन उसकी दोनों आंखें रक्त लाल थीं। उसके माथे पर एक नुकीला और तीखा सींग था और उसमें से प्रबल शक्ति निकल रही थी। वह शक्ति साधारण घोड़ों में नहीं थी, यहाँ तक कि सामान्य राक्षसी जानवरों में भी वह शक्ति नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसे भयानक घोड़ों की संख्या हजारों में थी। इससे जमीन हिलने लगी और हिंसक रूप से कांपने लगी। अगर लड़ाई का मंच विशेष सामग्रियों से नहीं बनाया गया होता, तो घोड़ों के गुजरने पर जमीन निश्चित रूप से टूट जाती और अनगिनत दरारें पड़ जाती। उस पल में घोड़ों के समूह द्वारा एक शहर को भी पल भर में नष्ट किया जा सकता था। अध्याय 250। अपने क्षितिज को व्यापक बनाएं। क्या एक मजबूत मार्शल कौशल? ये हो सकता है। यह एक रैंक 6 मार्शल कौशल है। नहीं, ये रैंक 6 मार्शल कौशल नहीं है। ये किलिन राजकुमार की हवेली अत्यंत प्रसिद्ध 10,000 सरपट दौड़ने वाले घोड़ों से रैंक 5 मार्शल कौशल है। ये किलिन राजकुमार की हवेली से प्राप्त एक मार्शल कौशल है। वहाँ के मार्शल कौशल सबसे अच्छे हैं, लेकिन वे इसे कभी भी बाहरी लोगों को नहीं देते हैं। फिर भी गोंग लुयुन ने इसे सीखा। आपकी खबर वाकई बहुत कारगर नहीं है। अभी गोंग लुयुन के पास एक बहुत ही शानदार पालक दादा है। ये किलिन राजकुमार की हवेली से लिन कबीले के मुख्य प्रबंधक से भगवान लिन रैन है। उसके साथ गोंग लुयुन कौन सा मार्शल कौशल नहीं सीख सकता है? तो वास्तव में ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब है कि गोंग लुयुन की पृष्ठभूमि काफी भयानक रूप से गहरी है। लेकिन फिर ऐसे चरित्र को एजो ड्रैगन स्कूल में रहने की क्या जरूरत है? महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि गोंग लुयुन 10,000 सरपट दौड़ने वाले घोड़ों को सीखने में सक्षम है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोंग लुयुन इस मार्शल कौशल को पूरी तरह से समझ सकता है। ये जानना कि भले ही यह मार्शल कौशल मजबूत है, लेकिन साधना की कठिनाई बहुत अधिक है। यह मार्शल कौशल बहुत प्रभावशाली है। सामान्य मार्शल कौशल इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। इस बार चू फैंग कैसे जवाब देगा? गोंग लुयुन के 10,000 सरपट दौड़ने वाले घोड़ों ने लोगों को प्रशंसा में अंतहीन आहें भरने पर मजबूर कर दिया। साथ ही लोगों ने चू फैंग पर भी अपनी निगाहें गड़ा दी। वे देखना चाहते थे कि चू फैंग ताकत से दबाव डालने वाले मार्शल कौशल के खिलाफ कैसे लड़ने जा रहा है। ऐसे 10,000 सरपट दौड़ने वाले घोड़े। फिर मैं, चू फैंग, 10,000 घोड़ों को तीर से मारना का प्रयोग करूंगा। चू फैंग ने एक पैर आगे बढ़ाया और उसे थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ा, फिर अपने दूसरे पैर को पीछे किया और उसे थोड़ा नीचे की ओर मोड़ा। उसने अपने बाएं हाथ में धनुष बनाया और अपने दाहिने हाथ में तीर बनाया। फिर जब उसका बायां हाथ घूमा, तो उसका दाहिना हाथ ब्लेड की तरह हो गया। अनगिनत सुनहरे रंग के तीर सरपट दौड़ते घोड़ों की ओर आंधी की तरह बरस रहे थे। हुश 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 हुश, ही। सच में चू फैंग द्वारा चलाया गया एक भी तीर बेकार नहीं गया। जिस क्षण सुनहरे रंग के तीर घोड़ों पर लगे, शक्तिशाली घोड़े एक के बाद एक गिर पड़े और दयनीय चीखें गूंजने लगी। उसके बाद वे गहन शक्ति की परतों में बन गए और आकाश में गायब हो गए। किलिन राजकुमार के महल से तथाकथित सबसे मजबूत रैंक 5 मार्शल कौशल चू फैंग के 100 परिवर्तनों की धनुष द्वारा इतनी आसानी से पराजित किया गया था। तथाकथित 10,000 सरपट दौड़ने वाले घोड़े सिर्फ यही हैं। आप अपने स्कूल से मार्शल कौशल नहीं सीखते और आपको किसी और के मार्शल कौशल सीखने पड़े। ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल के पूर्वज को शर्मसार कर दिया है। चू फैंग ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा।
तो इसका मतलब है कि चू फैंग ने जो इस्तेमाल किया वह एजो ड्रैगन स्कूल का एक मार्शल कौशल था। मजबूत, वास्तव में मजबूत। हालांकि उस मार्शल कौशल की ताकत मजबूत नहीं लग रही थी। चू फैंग के हाथों में इसने अत्यधिक शक्ति दिखाई और इसने गोंग लुयुन के 10,000 सर पर दौड़ने वाले घोड़ों को आसानी से मार गिराया। तो जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है, चाहे कितने भी मजबूत मार्शल कौशल हों, उनका उपयोग उचित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि विशेषज्ञों के हाथों में बेहद मजबूत शक्ति दिखाने के लिए कचरा मार्शल कौशल का भी उपयोग किया जा सकता है। चू फैंग की बातों ने सबको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। हर कोई चू फैंग की तारीफ करता रहा। अगर चू फैंग की युद्ध शक्ति किसी खास तरीके पर निर्भर करके बढ़ाई गई थी, तो युद्ध कौशल के प्रति उसका उपयोग और समझ निस्संदेह उसकी अपनी प्रतिभा और क्षमता थी। बहुत बेकार की बातें हैं। आप जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एजो ड्रैगन स्कूल में ही रह सकते हैं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन से मार्शल कौशल वास्तव में मजबूत हैं। आज मैं तुम्हें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मार्शल कौशल अनुभव करने दूंगा जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। एक महान रैंक 6 मार्शल कौशल। चू फैंग ने गोंग लुयुन को वास्तव में चिंता में डाल दिया। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और उसके चारों ओर की हवा तेजी से बहने लगी और उसके शरीर में मौजूद गहन शक्ति के साथ घुल मिल गई। उसी क्षण बर्फीली ठंडी हड्डियों को चीरने वाली गैस तेजी से फैलने लगी। यहाँ तक कि मैदान देख रहे लोगों को भी ठंड का एहसास हुआ। लड़ाई के मंच पर ठंडी हवा और भी भयानक थी। मंच पर पहले से ही बर्फ जम चुकी थी और अब वह चू फैंग को घेर रही थी और उसके करीब आ रही थी। उस समय लड़ाई का मंच बर्फ और बर्फ की भूमि की तरह था। ये हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक, ये भयानक शक्ति, क्या ये किलिन राजकुमार की हवेली में किलेबंदी मार्शल कौशल में से एक है? रैंक 6 मार्शल कौशल, ठंडा बर्फ वातावरण। TN फिर से किलेबंदी कुछ का मतलब है कि इसका उपयोग उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस मामले में मार्शल कौशल केवल राजकुमार के महल का है और यह कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। रैंक 6 मार्शल कौशल, यह एक वास्तविक रैंक 6 मार्शल कौशल है। ये निस्संदेह एक सच्चे रैंक 6 मार्शल कौशल की ताकत है। वास्तव में प्रभावशाली। गोंग लुयुन ने वास्तव में इतना मजबूत मार्शल कौशल हासिल किया। रैंक 5 मार्शल कौशल की ताकत और रैंक 6 मार्शल कौशल की ताकत पूरी तरह से अलग थी। जब उन्होंने कोल्ड आइस एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल किया, तो अखाड़े में मौजूद हर किसी को एक तरह का दबाव महसूस हुआ। दृश्य पर मौजूद विशेषज्ञ काफी अच्छे थे, लेकिन एजो ड्रैगन स्कूल के अंदरूनी और बाहरी कोर्ट के कई शिष्य उस ठंड का विरोध नहीं कर सके। उनके पास जल्दी से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई लोग बेहोश भी हो गए। तुम्हारे पालक दादा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने वह चीज भी तुम्हें दे दी जो वह आमतौर पर छिपाते हैं। जैसे ही उसने ठंडे बर्फ के वातावरण को महसूस किया, चू फैंग उस दृश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जिसमें लिन रेन ने भी उस दिन सो बैंस की घाटी में उसे मारने का प्रयास करने के लिए ठंडे बर्फ के वातावरण का इस्तेमाल किया था। लिन रैन का कोल्ड आइस एटमॉस्फेयर वाकई बहुत मजबूत था, और भले ही चू फैंग अभी फिर से उससे लड़ता, लेकिन वह सीधे उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि गोंग लुयुन के कोल्ड आइस एटमॉस्फेयर में थोड़ी परिपक्वता की कमी थी। कम से कम चू फैंग के लिए यह उसे उससे डरने के लिए पर्याप्त नहीं था। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उससे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। चाहे तुम्हारा शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह मेरे ठंडे बर्फीले वातावरण से हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी हवा को सहन नहीं कर पाएगा। सब कुछ खत्म हो गया है, मर जाओ। गोंग लुयुन ने ठंडी सांस ली। वह उस लड़ाई से तंग आ चुका था। भले ही वह आज की लड़ाई जीत भी जाए, लेकिन जब उसे ओरिजिनल क्षेत्र के 7वें स्तर पर किसी के द्वारा उस स्थिति में मजबूर किए जाने की खबर फैलेगी, तो उसका कोई चेहरा नहीं बचेगा। इसलिए वह वास्तव में चू फैंग को जल्दी से खत्म करना चाहता था, और कोल्ड आइस एटमॉस्फेयर उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। तारांकन से लाला ठंडी बर्फ का वातावरण अप्रत्याशित रूप से जम गया और कई ठंडी हवा के भयंकर जानवरों में बदल गया। उन्होंने अपने दांत दिखाए और सभी दिशाओं से उन्होंने चू फैंग को घेर लिया और हमला कर दिया। हड्डियों को चीरने वाली ठंडी हवा ने हवा में बर्फ को भी गाढ़ा कर दिया और दरारें भी दिखाई दी। ये बहुत डरावना है। जब रैंक 6 मार्शल कौशल की ताकत गोंग लुयुन के हाथों में होती है, तो यह अत्यधिक शक्ति प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कि हम भी उस तरह के मार्शल कौशल का विरोध नहीं कर सकते। इस बार ऐसा लगता है कि चू फैंग को ज्यादा किस्मत नहीं मिलेगी।
वास्तव में हालांकि चू फैंग की प्रतिभा काफी भयानक और असामान्य है, और हालांकि चू फैंग की युद्ध शक्ति असाधारण है, क्योंकि वह इस रैंक 6 मार्शल कौशल का सामना करता है, वह इसके लिए केवल युद्ध शक्ति और प्रतिभा पर निर्भर नहीं रह सकता। जब तक चू फैंग भी रैंक 6 मार्शल कौशल नहीं सीख लेता, तब तक उसके पास इस ठंडे बर्फीले वातावरण को रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। जब गोंग लुयोन की पूरी ताकत से कोल्ड आइस एटमॉस्फेयर को हिलाया जा रहा था, तो वहां मौजूद कई स्कूल प्रमुखों ने भी ताकत और दबाव महसूस किया। वे आगे देख रहे थे कि क्या चू फैंग ने गोंग लुयोन की कोल्ड आइस एटमॉस्फेयर के खिलाफ लड़ने के लिए रैंक 6 मार्शल स्किल भी हासिल की है। विशेषकर जब चू फैंग ने बार बार चमत्कार किए और बार बार उनकी आत्माओं को अचंभित किया, तो कई लोगों को इस बात पर संदेह नहीं था कि चू फैंग ने रैंक 6 मार्शल कौशल हासिल किया था। लेकिन वे इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि यदि चू फैंग ने रैंक 6 मार्शल कौशल को नहीं समझा, तो आज की व्यवस्थित लड़ाई वास्तव में समाप्त हो जाएगी और यह खत्म हो जाएगी।